नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और शुक्रवार को जो रिकवरी आई, आज हालांकि ऊपरी स्तरों से हमने देखा शुरुआती सत्र में ऊपरी स्तरों पे बाजार खुला और लगा कि टिकेगा, लेकिन ऊपरी स्तरों से फिसलता हुआ दिखाई दिया। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, बाजार में निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली है। हालांकि एक दायरे में है बाजार। 22,336 ये निफ्टी का स्तर रहा जिस पे बाजार निफ्टी खुला था। 22,337 ये आज का इंट्राडे हाई रहा। उसके बाद से हमने देखा काफ़ी तेज़ी से फिसलन देखने को मिली और 22,200 के नीचे 22,198 ये आज का इंट्राडे लो देखने को मिला है। हालांकि वहाँ से अगर हम देखें तो ठीक ठाक रिकवरी जो है वो आ चुकी है। करीब करीब 78 अंकों की रिकवरी वहाँ से अभी देखने को मिल रही है। 129 अंकों पर निफ्टी इस समय कामकाज कर रहा है। लेकिन अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो यहाँ पर जो है बुल्स पूरी तरीके से बेयर पर हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर 1861 शेयर ऐसे हैं जिनमें की मजबूती देखने को मिल रही है और महज 585 शेयरों में हम देख रहे हैं कि दबाव देखने को मिल रहा है। दबाव देखने को कहाँ मिल रहा है? निफ्टी को जो नीचे खींच रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक के नतीजे थोड़े उम्मीद पे खरे उतरते हुए नहीं दिखाई दिए, जिसके चलते हम यहाँ पर 1% के आसपास की गिरावट देख रहे हैं। इसके अलावा जिन सेक्टर्स में दबाव देखने को, दबाव तो नहीं कहेंगे, आज अक्रॉस द सेक्टर जो है हम देख रहे हैं अच्छी मजबूती है, लेकिन खासतौर से अच्छी मजबूती बैंकों में देखने को मिल रही है और खासतौर से पीएसयू बैंक्स में हम देख रहे हैं कि अच्छी खरीदारी है, करीब 2% ऊपर। रियल्टी में 1.5% 1.25% के आसपास की तेजी है। कंज्यूमर ड्यूरेबल जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम बनता हुआ। मेटल शेयर लगातार चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज खासतौर से इन पे कुछ एक खास शेयरों पे हम जरूर चर्चा करेंगे। और जिस तरीके से कच्चे तेल में गिरावट देखने को मिली है, ओएमसीज भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मजबूती के साथ कामकाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल वही बना हुआ है कि आखिर में जो रिकवरी है ये कितनी सस्टेनेबल है। अभी कई सारे बड़े फैक्टर्स बाकी हैं, खासतौर से चुनाव के नतीजे और भी कई जो है हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि तिमाही नतीजे आ रहे हैं, इन सब के बीच में रणनीति कैसी बनाई जाए, इसी सब तमाम पहलुओं पर अगले 1-1.25 घंटे तक हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज के खास मेहमान से रूबरू कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रवि सिंह जी, मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। और रेलिगेयर ब्रोकिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे सीनियर वीपी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बड़ी संख्या में दर्शक हमारा वेट कर रहे थे और लोगों ने अपने सवाल कार्यक्रम से शुरू होने से पहले काफ़ी भेज दिए और आप चूंकि स्टूडियो में आए हैं तो विशेष रूप से आपका स्वागत है। सबसे पहले बाजार पर ही आपकी राय जानना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं कि एक समय तो पैनिक लग रहा था, लेकिन जिस तरीके से इजराइल ईरान के बीच में थोड़ा सा मामला ठंडा पड़ा है, उससे बाजार में रौनक है। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी, मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। और आज मौका मिला कि आपके साथ आज प्रोग्राम के बाद कॉफ़ी पी सके, तो ये इससे अच्छा क्या है। और बहुत से लोग ये उम्मीद करते हैं कि हम लोग मिलते रहें और अच्छे अच्छे स्टॉक्स की चर्चा होती रहे। लेकिन अब आज चूंकि मार्केट यहाँ पर चल रहा है तो कुछ तो देना पड़ेगा आपको। तो पहला आज मैं निफ्टी के ऊपर आता हूँ, फिर बैंक निफ्टी पे, और स्टॉक की चर्चा तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देखिए, मार्केट में कोई डर नहीं है, कोई रिस्क इस समय नहीं है। डिप मिले खरीद लीजिए, आप साइड पे अगर जाता है तो ठीक है, नहीं जाता है तो होल्ड करके रखिए। 15-20 दिनों में अब स्टॉक से निकलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। दूसरा, ऑप्शन ट्रेडर, नोट कर लीजिए, पेन पेपर लिया है, नोट करना शुरू कर दीजिए। पहला ट्रेड आपको आज मैं यहाँ पर जो बताने वाला हूँ, 2 ट्रेड कंडीशनल बेसिस पे, चूंकि मार्केट निकल चुका है। इस समय निफ्टी पे करंट एक्सपायरी पे अगर मैं आता हूँ और यहाँ पर मुझे 2 ट्रेड दिखाई दे रहे हैं। 22,250 का 2 मई का कॉल की एक बार बात कर लेते हैं। सॉरी, 22,250 के पुट की बात कर लेते हैं, जो कि इस समय चल रहा है 169 यानी 170 रुपीस के पास। नोट कर लीजिए, 2 मई की एक्सपायरी वाला 22,250 की पुट यहां पर चल रही है, जिसमें कि आप अगर ये 200 के ऊपर निकल जाता है, छोड़िएगा नहीं, पकड़ लीजिएगा, क्योंकि मार्केट में कोई भी डायरेक्शन आए इसमें आपको प्रॉफिट आएगा। तो पहला कंडीशनल ट्रेड 30 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 70 रुपए का टारगेट यहां पर लेकर चलिए, यानी कि 200 रुपए के ऊपर निकला तो 270 का टारगेट, और लोअर साइड पे अगर जाते हैं तो 165 का स्टॉप लॉस। दूसरा ट्रेड, इसी को ध्यान रखिए, चाहे कॉल जाए पुट जाए, अपने को कोई टेंशन नहीं है। अब कॉल साइड पे देख रहे हैं तो सेम इसी 2 मई की इस 22,350 की स्ट्राइक को देख लीजिए, वो चल रही है इस समय 177। जैसे ये 195 के ऊपर निकलता है, इसको भी बाय कर लीजिए। टारगेट इसका है 255 270, स्टॉप लॉस वही 165 का। यानी कि 2 ट्रेड दोनों साइड, जब तक नहीं निकलते तब तक यहां पर वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखिए और जल्दबाजी मत करिए। दूसरी साइड पे आ जाते हैं। अब आप ढूंढते हैं कि हमें बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड मिलने वाला। बैंक निफ्टी पे 2 ट्रेड है, लेकिन एक पहला शायद यहां पर हिट करने वाला है 48,100 का पुट।
जो कि इस समय करंट एक्सपायरी 24 वाली चल रहा है 477 रुपए। 500 के ऊपर निकलता है पकड़ लीजिए, 550 आता है एग्जिट कर लीजिए, 50 पॉइंट का ट्रेड। तो आज मैंने ऑप्शन के ऊपर ये स्ट्रैटेजी रखी है और अगला जब तक मार्केट अगर ये नहीं हिट करता मत लीजिएगा, नहीं तो मार्केट में ये ट्रेड बनाकर रखिए। मुझे लगता है जल्द ही बढ़िया प्रॉफिट देंगे और इवनिंग सेशन में भी आपको अच्छे मुनाफे मिलते आएंगे। चलिए, ये रणनीति यहाँ पर निकल करके आती हुई उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दर्शकों ने इसको नोट किया होगा और इस स्ट्रेटजी पे आप लोग कामकाज करेंगे। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं और काफ़ी सारे दर्शकों के प्रश्न हमारे पास आने लगे हैं और कुछ एक दर्शकों के सवालों को जो है वो हम कार्यक्रम में शामिल करते हैं। पहला सवाल जो हमें भेजा गया है वो दिव्येंदु साहू जी ने भेजा है और दिव्येंदु साहू जी कह रहे हैं कि गुड आफ्टरनून विपुल सर एंड रवि सर, लास्ट वीक चुन चुन के से गेल का 126 शेयर लिया हुआ हूँ, 203 रुपये पर मैंने लिया हुआ है और ये जानना चाह रहे हैं कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। आज हम देख रहे हैं गेल में थोड़ा सा दबाव है, 1% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है और यहाँ पर हम देखें तो कई सारे शेयर ऐसे रहे हैं जिसमें कि आज गैस से जुड़े हुए जिनमें कि हम देख रहे हैं कि थोड़ा दबाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर क्या सलाह रहेगी आपकी गेल को लेकर के? अभी ये 2-3 रुपये नीचे आ गया है तो थोड़ा परेशान है। लास्ट वीक चुन चुन के में उन्होंने कहा कि आप लोगों की रिकमेंडेशंस पे हमने लिया हुआ है। देखिए पहली बात है, चुन चुन के स्टॉक्स में हम एक टाइम ड्यूरेशन भी देते हैं। इंट्राडे पे तो प्रॉफिट आता ही आता है, लेकिन आपको अगर जल्दी प्रॉफिट नहीं आता है तो भी आप अपनी पोजीशन को विद स्टॉप लॉस आप होल्ड करके चलें और प्लीज़ उसको केयरफुली देखें। अब आते हैं गेल की बात कर लेते हैं। देखिए गेल किसी भी हाल में यहाँ से 180 या 190 के नीचे के लेवल सस्टेन नहीं करेंगे। बीच में इसने 212 रुपये भी मारा था, फिर वापस अभी 200 रुपये के पास चल रहा है, 199 चल रहा है। अरे मौका है सर, खरीद लीजिए। इलेक्शन के बाद तक के लिए अभी पोजीशन अपने को इलेक्शन की पोजीशन बनाई है, होल्ड करके रखते हैं, लंबा प्रॉफिट लेंगे। अगर जल्दबाजी में प्रॉफिट बुक करना है तो 212 215 आएगा, बुक कर लीजिएगा, लेकिन रिस्क यहाँ पर काफ़ी कम है। तो बने रहिए, टाइम दीजिए और थोड़ा एकुमुलेट करिए। स्टॉक्स में अगर कोई करेक्शन आता है तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी और बढ़ाइए। चलिए, ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई और फिलहाल जो है वैसे भी जब जो हम लोग बातचीत करते हैं कोशिश ये करते हैं कि इंट्राडे की बात हम लोग कम ही करें। तो अगर आप एक दिन के लिए खाली खरीदना चाह रहे हैं तो जब तक एक्सपर्ट ना कहे ये 1 दिन का टारगेट है या 2 दिन का टारगेट है तो 1-2 दिन में घबराना भी नहीं चाहिए आपको। लेकिन विपुल जी हमने इसीलिए आज जो इंट्राडे में करना था वो भी दे ही दिया है। बिल्कुल सही तो आप बात है। उसको अप्लाई करिए। हाँ, ये राय निकल करके आ रही है। और इस बीच प्रवीण गुप्ता जी कह रहे हैं कि विपुल जी, रवि जी, जय श्री राम, अपना प्रोग्राम सूरज की तरह चमकते रहे। और फिर आपसे उन्होंने सवाल किया, रवि जी एचएल के 21 स्टॉक्स इन्होंने लिए हुए हैं 1969 के भाव से और 29 तक रखना है, 29 तक, 2029 तक ये रख सकते हैं। जरूरी मार्गदर्शन करें, आपकी राय अच्छी नहीं सच्ची और ईमानदार पूर्ण होती है। तो ये लोगों का विश्वास है रवि जी। देखिए लोग कितना विश्वास करते हैं और कितना प्रेम करते हैं आपसे और इस कार्यक्रम से, तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए जरा एचएल पे बातचीत कर लेते हैं। एचएल पे कई बार रिकमेंडेशंस भी रही है रवि जी की भी और बाकी एक्सपर्ट की भी। शेयर ने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर किया हुआ है और अच्छी बात यह है कि जो हमारे दर्शक हैं इनका नज़रिया भी काफ़ी लंबे समय का है, 2029 तक रखना चाह रहे हैं, अभी 4-5 साल और होल्ड करना चाह रहे हैं। और इस शेयर ने अगर हम देखें तो पिछले 1 साल में 166% के आसपास का रिटर्न दिया है और अभी भी जो पीएसयू शेयरों में जो गिरावट आई थी उसमें बुरी तरह टूटा नहीं, सस्टेन कर थोड़ा बहुत तो गिरावट आई थी लेकिन टूटा नहीं उस तरीके से। आप कैसे देख रहे हैं सर, और कितनी उड़ान बाकी है और खासतौर से जब नज़रिया 5-7 साल का हो? विपुल जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर आज से 10 साल आगे का अगर शेयर बात करिए और कोई मल्टी बैगर शेयर अगर बाय करना हो ना, तो उस लिस्ट पे कोई भी एनालिस्ट इसको छोड़ नहीं सकता और जिसने छोड़ा वो मल्टी बैगर बना नहीं सकता। मतलब कि आपका ये स्टॉक मल्टी बैगर बनेगा। मैंने इसका पहला टारगेट जो अभी दिया है वो 4500 का दिया है, यानी 4500 का दिया है। टेंशन की कोई बात ही नहीं है। अगर अब सपोज करिए इसमें ऐसा हो जाता है कि मैं कहता हूं कि एक वर्स्ट सिनेरियो आज लेते हैं विपुल जी कि ये गिर करके 2000 रुपये आ जाएगा। ये 2000 भी तभी आएगा जब ये स्प्लिट होगा, यानी कि आपके शेयर जो होंगे वो शेयर और बढ़ जाएंगे, तभी होगा। अब अपसाइड के मोमेंटम के देखिए, फंडामेंटल स्ट्रांग है, सरकार का साथ है, डिफेंस का बजट बढ़ा हुआ है और ओवरऑल अब एक बार को फंडामेंटल नंबर्स पे कंपैरिजन कर ले। देखिए इंडस्ट्री की जो डिमांड है उस पर इसका पी आपको हाई लग सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इस स्टॉक के पी का कोई यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि मोमेंटम जब फास्ट होता है, जब पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए आता है, आगे आप लीडर बन रहे हो, तो ये सारी क्वालिटी इस स्टॉक में है। तो पहला कि आपने 2029 के लिए रखा है, बिल्कुल आप इसी तरीके से टारगेट रखिए और
आप एक अच्छी लाइफ बिता पाएं और उस लाइफ में आपका ये जो शेयर है वो अच्छे पैसे आपको दे पाए, यही मेरी मनोकामना है और मुझे ऐसा लगता है कि आपका ये टारगेट जरूर अचीव होगा। चलिए, ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई यहाँ पर जो लक्ष्य आपको दिया गया है वो अवश्य जो है आता हुआ दिखाई देगा और निश्चित रूप से आपका नज़रिया जितना है उसको जो है आप बना करके चलिए। चलिए, हमारे साथ साहू जी जुड़ चुके हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए। मुकेश साहू जी हैं। मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? हम तो बहुत अच्छे हैं सर। आप कहाँ से बोल रहे हैं और आप कैसे हैं? सर मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ सर। दिल्ली से बोल रहे हैं। चलिए साहू जी, बहुत अच्छी बात है, आप दिल्ली से बोल रहे हैं। और बताइए कैसे लग रहे हैं मनी नाइन के कार्यक्रम आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैं काफी दिन से सर देख रहा हूँ सर। मैं काफी दिन से सवाल भेज रहा हूँ लेकिन आज मेरा नंबर लगा है सर। क्षमा चाहते हैं सर, ये आप लोगों का प्यार ही है कि सबका सवाल हम नहीं ले पाते हैं। कोशिश ये रहती है कि हाँ, मतलब शेयर्स जो है वो आपके डिस्कस जरूर हो जाए, लेकिन हो सकता है आपसे बातचीत ना हो पाए। चलिए, कोई बात नहीं। आज बात है ये आपका सवाल जो है कार्यक्रम में शामिल हो गया है। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सर मैं बिरला सॉफ्ट का ना सर 762 पे 54 शेयर ले रखा हूँ सर। एक बार कंपनी का नाम फिर से बताएंगे सर? बिरला सॉफ्ट का बिरला सर। सॉफ्ट, ठीक है। बिरला सॉफ्ट के आपने 50 शेयर ले रखे हैं 770 के भाव पे। हाँ, 700 एवरेज करके 762 हो गया है सर। 762 हो गया। चलिए कोई बात नहीं, हाँ, लेकिन तब भी आप काफी नुकसान में हैं। नजरिया है सर। अभी भी काफी नीचे है। कितने समय तक और होल्ड कर सकते हैं इसे आप? सर 6 महीना कर सकता हूँ सर। अब जहाँ कहीं भी थोड़ा सा सॉफ्टवेयर टेक ये शब्द लग गए हैं तो वहाँ पे हमने देखा है कि दबाव थोड़ा सा बनता हुआ दिखाई दिया है, नुकसान भी होता हुआ दिखाई दिया है। आज में करीब 2.5% नीचे ये शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और पूरी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें तो एक तरीके से अंडर परफॉर्मेंस रही है पिछले, अगर खासतौर से 1 महीने की बात करें। सर ये शेयर 1 साल में अगर देखा जाए तो अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन इन्होंने बिल्कुल ऊपर जा करके इस शेयर को खरीदा है और अब वहाँ से फिसलन आ रही है और ये ठीक ठाक नुकसान में आ गए हैं। संभावना है रिकवरी की? देखिए, जो अभी आप चार्ट दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, अगर इसी चार्ट को थोड़ा सा पीछे से देखें तो आपको यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न और उसका ब्रेकडाउन भी देखने को मिल रहा है। चार्ट पूरी तरह से नेगेटिव है और भैया आप लोगों से सबसे कहा है आईटी का मोह छोड़ दीजिए। जितना मज़ा मोबाइल यूज़ करने में आता है, टीवी देखने में आता है, आईटी के गैजेट इस्तेमाल करने में आता है, उतना मज़ा खरीदने में नहीं आएगा। और ये अभी डाउनवर्ड चैनल यहाँ पर है और मुझे ऐसा लगता है कि आपको दूरी बनानी चाहिए। अब आप फंस गए हैं, निकालना तो पड़ेगा, नहीं तो फिर आप मनी नाइन के प्रोग्राम की वैल्यू कहाँ रहेगी। अभी आपको यहाँ पर एक आईटी का ही शेयर बताता हूँ, उसका नाम है जेंसर टेक्नोलॉजी। देख लीजिए, वो इससे कम प्राइस पे चल रहा है, थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी भी आ सकती। अगर आईटी में ही रहना है तो आप इसको ले लीजिए, बिरला सॉफ्ट से ज़्यादा तेजी से चलेगा। लेकिन मैं बहुत बड़ा टारगेट यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ इतना कि ये 630 और 635 तक जेंसरटेक आ जाएगा और वहाँ पर आता है तो निकल जाइएगा। अब वहाँ नहीं जाना है और हमारे दमदार स्टॉक पकड़ने हैं तो ऑप्शन बहुत हैं, लेकिन वो चुन चुन के में आएंगे, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। चुन चुन के स्टॉक्स ऐसी जगह पे दे रहा हूँ जहाँ पर आप बाय करेंगे, लॉस की रिकवरी बहुत फास्ट कर लेगा। आपके सामने लास्ट वीक हमने दिया था एक स्टॉक, विपुल जी अभी चर्चा हो रही थी, हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर कहाँ है आज, आप देख लीजिए। काफ़ी शानदार, आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है और कॉपर की कीमतें इस तरीके से बढ़ रही हैं। लेकिन पूरी डिटेल जो है बजिंग स्टॉक्स में डिस्कस करते हैं, उसको हम विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। और अगले दर्शक हमारे साथ अभिषेक जैन जी जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी को नमस्कार। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं नोएडा से बोल रहा हूँ और काफी टाइम से मैं मनी नाइन देख रहा हूँ और अभी काफी अच्छी पोर्टफोलियो चल रहा है मेरा। चलिए, थैंक यू सर। ऐसे ही आपका पोर्टफोलियो चमकता रहे, हम तो यही चाहते हैं और प्रयास पूरा यही रहता है रवि जी का भी, पूरी मनी नाइन की टीम का और तमाम हमारे एक्सपर्ट का, कि आप जैसे दर्शक जो हैं वो लाभान्वित होते रहें। बताइए क्या सवाल है आज? सर मेरे पास डीएलएफ के 60 शेयर है 900 के प्राइस पे। 900 के रेट पे? हाँ जी। और कब लिया था सर आपने ये? सर अराउंड 1 मंथ हो गया। 1 मंथ हो गया। और चलिए, बीच में इसमें थोड़ी सी दबाव देखने को मिली, लेकिन आज तो रियल्टी शेयर अच्छे चल रहे हैं। इसमें भी 1% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। थोड़ी सी ऊपर की खरीद आपने ली है, क्योंकि जब ये हाई लगा रहा था उसी के आसपास आपने लिया है, 900 के आसपास, और वही इसका उच्चतम स्तर भी था है उसके आसपास ही। सर क्या सलाह रहेगी इनके लिए? 900 के आसपास इन्होंने लिए हुए हैं और अभी ये जानना चाह रहे हैं कि क्या रणनीति होनी चाहिए। 967 का 52 वीक हाई है, 900 के आसपास इन्होंने लिया हुआ है। रियल्टी शेयरों में जान दिखाई दे रही है, लेकिन इन्होंने चूंकि ऊपर लिया हुआ है तो इनके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी? विपुल जी, आप इनके माध्यम से एक जवाब मुझे याद आया, मैं वो जरूर देना चाहूँगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैंने रियल्टी काउंटर पे आपको कुछ वीक पहले ही
निकलने की राय दी है कि पूरे रियल्टी काउंटर से प्रॉफिट बुक कर लीजिए। उसके पीछे का वजह मैं अभी बताता हूँ। दूसरा, डीएलएफ आपने लिया है, देखिए 900-920 के आसपास आता है, तो प्रॉफिट बुक करके अपना लॉस रिकवर करके एग्जिट हो जाइएगा। आज के बाद नोट कर लीजिए वो सारे लोग जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। पहली बात, आपने एक बहुत अच्छी बात कही, धन्यवाद आपका। मनी 9 को अगर वॉच कर रहे हैं तो आपका पोर्टफोलियो जरूर चमक रहा है, वो आप बताएं और चाहे ना बताएं, मुझे मालूम है कि हमने कौन कौन से स्टॉक रिकमेंड किए हैं और उनकी चमक कहां तक बढ़ी है। दूसरा, अब अगर बीजेपी गवर्नमेंट दोबारा फॉर्म होती है तो सारे काउंटर चल सकते हैं, लेकिन कौन नहीं चलेगा, किस में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, उनमें अगर जाते हैं तो वो आता है प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी के जितने भी शेयर हैं बहुत ओवर वैल्यूड हो चुके हैं। आगे आने वाले 3 से 6 महीने तक अब इनसे हाथ जोड़ लीजिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में हैं तो 80% स्टॉक को काट लीजिए, जरूरत ही नहीं है आपको रखने की। अगर रखेंगे तो बार बार सवाल पूछेंगे, बार बार फंसेंगे। तो जिनमें प्रॉफिट है बुक कर लीजिए, नहीं जरूरत है आगे आपको 3 महीने की प्लानिंग के लिए। दूसरा, मैंने आईटी काउंटर से दूरी बनाने को बोला है, तो ये 2 काउंटर रेड लिस्ट पे डाल लीजिए कि इन काउंटर पे पोजीशन कोई भी कितनी रिकमेंड कर रहा हो, एक बार अपना माइंड जरूर चलाइए, उसके बाद ही खरीदिए। तो आज की इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि यहां पर रियलिटी काउंटर से आपको अपने पोर्टफोलियो को अब पूरा का पूरा स्विच करके प्रॉफिट बुक करना है। रियलिटी काउंटर मतलब जो डेवलपर्स के हैं, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, उन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्लियर कर रहा हूं जिससे कि आपको क्लियर समझ में आ जाए। मुझे लगता है ये स्ट्रैटेजी उन सभी लोगों के लिए जो लोग यहां पर प्रॉपर्टी के स्टॉक्स में निवेश कर रखा है। चलिए सर, काफ़ी रैली आ चुकी है और जब भी आपका भाव मिले आप निकल जाइए, क्योंकि आने वाले समय में एक आईटी और रियल्टी आपको परेशान कर सकते हैं। और थोड़ी देर पहले वो कह रहे थे रवि जी की अगर आईटी में रहना ही है तो जन सर को ले लीजिए। तो मेरा कहना ये है कि प्रमोटर आपको बनना नहीं है, आपको मतलब है अपने मुनाफे से। तो फिर अगर आईटी को लेकर के कुछ अलर्ट्स आ रहे हैं तो उसमें जाना ही क्यों? अगर रियल्टी को लेकर के कुछ एक कंसर्न है, काफ़ी रैली आ चुकी है या आगे चल करके दबाव बन सकता है, तो फिर जाना ही क्यों? आप अच्छे शेयरों को चुनिए, चुन के देखिए और वहाँ पर जो है लंबी अवधि के लिए आप पैसे अपने बनाते रहिए, पोर्टफोलियो चमकाते रहिए। सुनाया आर्ट के नाम से इन्होंने अपना आईडी बनाई हुई है और कह रही है कि सर आज तो मेरा सवाल ले लीजिए प्लीज़। बिल्कुल ले लेते हैं। मुफीन ग्रीन फाइनेंस के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 212 के रेट पे इन्होंने मुफीन ग्रीन फाइनेंस लिया हुआ है और अब आ गया है 123 पे। ऐसे शेयर आप लोग, अब इस तरह का लॉस होता है कि आपका मतलब जो है 50% से ज़्यादा रकम जा चुकी है, तो फिर मतलब अफसोस ये होता है कि फिर हम लोग कार्यक्रम इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारे दर्शकों के पैसे ना खोएं। पिछले 1 महीने में 19-20% का करेक्शन यहाँ पर, पिछले 6 महीने में 8.5% का करेक्शन देखने को मिला है। पूरे 1 साल में नेगेटिव रिटर्न इस शेयर ने दिया है और फिर भी आप बने हुए हैं इसमें इतनी रकम खोने के बावजूद। इस तरह के शेयर एक तरफा चलते हैं, एक तरफा गिरते हैं। लेकिन पूछते हैं यहाँ पर रवि जी की राय क्या है, क्या यहाँ पर कुछ रिकवरी के चांसेस हैं या नहीं है? रवि जी क्या सलाह रहेगी? मुफीन ग्रीन के ऊपर इन्होंने प्रश्न पूछा है और आज अपर सर्किट जरूर लगा हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से अंडर परफॉर्म किया है इस बुल रैली को इसने। देखिए, आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट यही होती है कि जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उसको खुद समझिए, सोचिए, फिर उस पर आप रिएक्ट करिए। और चूंकि हमारे पूरी इंडस्ट्री के ये बिग बी कहलाते हैं, आप आवाज़ में दम आपने देखा ही है विपुल जी के, और उसी दम के साथ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अचड़ा कचड़ा कूड़ा मत खरीदिए। और ये स्टॉक उन्हीं में कैटेगरी में आता है, घूम फिर के यही कहना चाह रहे हैं विपुल जी। तो मेरे हिसाब से हमारे अमिताभ बच्चन की बात सुनिए और इस स्टॉक से दूरी बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग फ्रीज बार बार लगता है, बाइंग फ्रीज का दम नहीं है। अगर दम आता है तो 2 दिन आता है, प्रमोटर अपना माल चिपकाता है आपको और निकल जाता है। इस तरीके के ट्रेड से बचिए, लिक्विड स्टॉक्स को लीजिए। अब 123 रुपये चल रहा है, शेयर आधा हो चुका है। यहाँ पर ही IND बैंक है, उसको ले लीजिए, 40-48 रुपये के आसपास चल रहा है। एक के बदले 2 शेयर खरीद पाएंगे, वो 40 से 60 रुपये अगर आ जाएगा तो आपका लॉस रिकवर हो जाएगा और अच्छा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अमिताभ बच्चन की बात को समझें और यहाँ पर निकलें। ये जो रवि जी का बड़प्पन है, अब मैं क्या ही कहूँ उस पर, लेकिन प्रेम है रवि जी का। और ये छोड़िए, अब इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, विवेक सक्सेना महादेव जी की टिप्पणी जरूर ले लेते हैं। कह रहे हैं विपुल सर, हर हर महादेव, अच्छा चैनल खोजन मन चला, मिला ना मुझको कोई, मनी 9 देखा विपुल सर और रवि सर जैसा ना कोई। तो ये जो है प्रेम है दर्शकों का।
तो विवेक जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप लोगों के शब्दों से हम लोगों को जो ऊर्जा मिलती रहती है, बड़ा अच्छा लगता है सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कोमल शर्मा जी का प्रश्न ले लेते हैं। कह रही हैं प्लीज़ सर आज मेरा प्रश्न ले लीजिए। राधे राधे, आपको भी राधे राधे कोमल जी। विपुल सर और रवि सर के सुझाव के बाद मैंने एससीसी के 250 शेयर 35 रुपये के भाव पर लिए हुए हैं। IRB भी थोड़ी सवाल है लेकिन वो थोड़ा बाद में ले लेंगे मैम। तो अभी एससीसी पे डिस्कशन कर लेते हैं। 35 रुपये के भाव पे इन्होंने लिए हुए हैं सर। कह रहे हैं कि रवि जी ने कहा था तब मैंने खरीदे थे, और अभी अगर हम देखें तो 37 रुपये के आसपास चल रहा है, आज भी 6.25% ऊपर। तो ये कोमल जी को अच्छे खासे मुनाफे यहाँ पर हो रहे हैं। 35 पे लिया था, 37 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आज 6% ऊपर है। अभी इनको कितने समय तक होल्ड करना चाहिए, क्या नज़रिया हो सकता है? शेयर में अच्छी चाल आ चुकी है, इन्होंने थोड़ा लेट खरीदा। एक महीने में करीब 10-11% के आसपास की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। पिछले 6 महीने में करीब 59-60% चला है। आपकी राय क्या रहेगी, अब तक कभी कहाँ तक इनको होल्ड करना चाहिए? देखिए जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, थोड़ा पीछे पीछे हम भी चल लेते हैं, और अभी 42-44 तक के लेवल तक इसका चलने का राह दिखाई देता है। अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, कुछ आपने प्लानिंग कर रखी है, तो उसके लिए चाहे तो पार्शियली निकालिएगा, नहीं तो मेरे हिसाब से 44 तक जाने दीजिए, बढ़ने दीजिए। और जो आपने खरीदा वही बॉटम है। अगर वापस मुझे मौका मिले और ये स्टॉक अगर 32 रुपये आ जाए तो मैं फिर कहूँगा कि खरीद लीजिए। 35 रुपये आ जाए फिर कहूँगा खरीद लीजिए। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक, अभी हमने चर्चा करी थी प्रॉपर्टी के रिलेटेड स्टॉक्स की, उसी के रिलेटेड यहाँ पर ये हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन बिल्कुल डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे है। ये स्टॉक ज़्यादा अच्छा है। मुझे लगता है 44 का टारगेट आता है तो मैम एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, नहीं तो विपुल जी हमारे हैं, उनको तंग कर लीजिएगा, फिर से पूछ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और इस बीच हमारे साथ 850 से ज़्यादा दर्शक, इवन 950 से ज़्यादा दर्शक जो है वो सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो हमारी फेसबुक आईडी है, हमारा जो ऐप है, उस पर भी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हर बार की तरह यही निवेदन रहेगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कार्यक्रम को पहुंचाइए, ताकि सही ज्ञान और समझ जो है ख़ास तौर से लोगों की शेयर बाजार के बारे में विकसित हो सके और उनको कम से कम नुकसान हो। विपुल जी यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूँगा। अब ना मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं तो आप लोगों से कह के थक गया हूँ। आप लोग एक बार 1000 पहुँचाते हो फिर नीचे गिरा देते हो। अब अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर अब मैं भी आपसे कहना छोड़ दूंगा और आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स देना शुरू कर दूंगा जो चले ना चले उसका मुझे परवाह नहीं है। तो जितना सिंसियर हम हैं उतने सिंसियर आप रहिए। दूसरा, बेचारे बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं आपको मोबाइल में मेरे को इतने लोगों ने मैसेज भेज रखा है, और अगर आप कहेंगे तो मैं ये आपके कमेंट में डाल भी दूंगा, लेकिन प्राइवेसी लीक हो जाएगी। दूसरे चैनल को वॉच करके जबरदस्त नुकसान लेने के बाद, प्रमोटर बहुत से स्टॉक का बनने के बाद मनी 9 की तरफ आए हैं, और उनके पोर्टफोलियो क्या है यहाँ पर जो दर्शक हैं वो आपको खुद बता रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है प्लीज़ उन गरीबों का भी भला कर दीजिए। गरीब इसलिए कह रहा हूँ, पैसे से तो अमीर हैं लेकिन स्टॉक मार्केट में काम करने से गरीब हो रहे हैं। तो वहाँ पर आप उन लोगों को रिकमेंड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जिससे हम भी आगे ग्रो कर पाएँ। हमें भी अच्छा लगता है जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर जुड़ते हैं। पूरी टीम आपको किसी बार मैं कहूँगा कि विपुल जी एक छोटी सी क्लिप जरूर बनाएं जिसमें ये दिखाएं कि पूरा ऑफिस से कितने लोग इस प्रोग्राम को लाइव करने के लिए मेहनत करते हैं। इनफैक्ट आपको मैं बताऊं, मैं करियर में कभी मैंने जाके बैक ऑफिस, जिसे आप क्या कहते हैं सर, हाँ, पीसीआर की टीम हमारी है, पीसीआर की टीम को मैंने नहीं देखा, और पीसीआर की टीम के लोगों का मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं, जो कि हम तो क्या यहाँ पर बोल देते हैं, सारे ग्राफिक्स, पीछे से इनपुट, कौन सा कॉल कैसे कट रहा है, क्या इमेजेस डालनी है, इतनी मेहनत करते हैं। आपके लंच का टाइम हो गया, वो लंच नहीं कर रहे, वो बैठे बेचारे यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। तो उनको अप्रिशिएशन के लिए प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। बिल्कुल। तो हमारी जो कैमरा की टीम है वो काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रही है, हमारी जो पीसीआर की टीम है, ग्राफिक्स की टीम है, एडिट करने वाले की टीम है, ताकि आपको पूरा 1.5 घंटे का कार्यक्रम ना देखना पड़े। अलग अलग हिस्सों में वो एडिट करके हम शाम को रिपीट टेलीकास्ट भी करते हैं उसका। तो हमारी सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि जो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। चलिए इस बीच, क्योंकि तारीफ तो निश्चित रूप से खाली मुझे और रवि जी को या जो लोग टीवी पे दिख रहे हैं उनको मिलती है, लेकिन पूरी टीम जो है वो कार्यक्रम में लगी रहती है। इस बीच स्वाति मोरे जी के से का प्रश्न ले लेते हैं। कह रही हैं, हेलो विपुल सर, आज मेरा सवाल जरूर ले लेना, 8-10 दिन हो गए भेजते। बिल्कुल मैम, आपका प्रश्न ले लेते हैं। BRNL में इन्होंने कहा है कि इन्होंने BRNL के शेयर 62 रुपये पर ले रखे हैं,
और टाटा मोटर्स डीवीआर के शेयर इन्होंने 587 पे ले रखे हैं। कितना और कितना गिरेगा प्लीज़ एडवाइस करें। बीआरएनएल में प्रॉब्लम पता नहीं क्या हुई, वो एक अच्छा खासा शेयर जो है वो चलना जो है वो रुक गया है। हालांकि इनको ज़्यादा नुकसान नहीं है, 60 पे लिए हैं, 58 के आसपास अभी भी शेयर मौजूद है, तो 2-3% का नुकसान कोई ज़्यादा नहीं है। और चला भी शेयर अच्छा है, 47-48% के आसपास की रैली पिछले 6 महीनों में देखने को मिली है। अभी के जो लोग थोड़े से परेशान हो रहे हैं ऊपरी स्तरों से नीचे आने पर, पिछले कुछ दिनों से जो गिरावट देखने को मिल रही, तो उनको क्या कहेंगे सर आप? देखिए, एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ यहाँ पर कि बीआरएनएल में ऐसी कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं हुई है। इस समय ट्रेड टू ट्रेड की लिमिटेशन चल रही है, इसकी वजह से आपको सेलिंग फीस बार बार देखने को मिलता है, लेकिन बहुत बड़ा यहाँ पर करेक्शन नहीं देखने को मिल रहा। अभी कुछ दिन पहले मैंने इस पे एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैंने देखा, तो मुझे लगा कि शायद बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं। तो मैं आपको एक राय दूंगा कि आप बेस्ट वैल्यू लगाकर आप काटते रहिए सौदा, और साथ ही एग्जिट करते रहिए। अगर एग्जिट क्यों करा रहा हूं उसके पीछे का रीजन है, एग्जिट यहां पर कर लीजिए, नहीं एग्जिट होता तो परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन जो लोगों का एग्जिट हो रहा है वो लोग यहां पर IND बैंक, इस बैंक को ले लें। 48 रुपए का शेयर चल रहा है, जो आप 57 पे निकालें, 60 पे निकालें, 62 पे निकालें, 55, 57 कहीं भी निकालें, लेकिन इस ध्यान रखिए जितना बीआरएनएल लिया था उतना इसको जरूर ले लीजिएगा। आपको जो ऊपरी लेवल पर लिया है वो लॉस भी रिकवर हो जाएगा और प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ भी आ जाएगा। अभी के जो हालात हैं उसको देखते हुए मैं ये स्ट्रैटेजी को यहां पर रिकमेंड कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि कोई फंडामेंटल यहां पर बहुत खराब नहीं है। मौका मिलता है तभी करिए, नहीं मिल रहा छोड़ दीजिए, चिंता मत करिए, आपको ये स्टॉक प्रॉफिट ही देके जाएगा। तो वैसी भी दुविधा नहीं है, लेकिन अगर आपको दुविधा बार बार लग रही है तो मैंने आपको सोल्यूशन बताया है, आप लोग इस चीज को अप्लाई करें, जिससे कि आप जो बार बार की वोलेटिलिटी है, जो टेंशन है, उससे कमी आ सके। भावेश जोशी जी इस पे कह रहे हैं क्या बीआरएनएल में फ्रेश एंट्री ले लें क्या? देखिए, चूंकि इस समय ट्रेड टू ट्रेड का लिमिटेशन दिखाई दे रहा है तो आपको मिलेगा भी नहीं, आप खरीदने जाइए, देखिए आप ऑर्डर डाल के देखिए, आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कह रहा हूं कि अगर उसको लेना है तो बेटर है कि आप यहां पर IND बैंक ले लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। मैं 1 मिनट बस दीजिए, जिससे कि मैं आपको और एक आध दो बैंकों को इसके साथ सजेस्ट कर दूं जिसमें कि आप एंट्री कर सकते हैं। बिल्कुल। तो पहला नोट कर लीजिए, जो समझ में आता है उसमें एंट्री कर लीजिए। IND बैंक पहला, दूसरा है साउथ इंडियन बैंक, तीसरा यहां पर अगर हम जाते हैं तो वो है यूको बैंक, जो कि 54-55 रुपए चल रहा है, नोट कर लीजिए आप लोग। और बल्कि ये जो आपकी चैट चल रही है ना, उसमें ये टाइप करके भेज दीजिए जिससे और लोग पढ़ सकेंगे, तो थोड़ी हमारी भी हेल्प करिए। और तीसरा जो आपने, मेरा फेवरेट ही रहा है, आपने को अच्छे रिटर्न दिए हैं, वो है PSB, सेंट्रल बैंक काफी ऊपर आ चुका है, इसलिए मैं उसको नहीं रिकमेंड कर रहा हूं। तो ये जो 4 काउंटर बताए, इनमें से बीआरएनएल की पोजीशन को धीरे धीरे करके, जैसे 1 शेयर कटे, 10 शेयर कटे, काटिए, एग्जिट करिए, ये ले लीजिए, इस टाइप ये ले लीजिए। बिलीव रखिए, भरोसा रखिए, आपको नुकसान नहीं होगा। अब एक सवाल ऐसा है, मुझे लग रहा है कि फॉर्मूला गुरु हम लोगों को शायद दोबारा शुरू करना पड़ेगा। निंजा ट्रेडर कह रहे हैं आईटी में कौन से स्टॉक्स होते हैं, तो आईटी शेयर क्या होते हैं, अभी वो ये समझना चाह रहे हैं। तो ये ठीक है, अच्छा प्रश्न है आपका। बहुत सारे लोग नए डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं। जितनी भी कंपनियां जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई हैं, इन्फोसिस, विप्रो, बहुत बड़ी कंपनियां हैं, आप एक बार नेट पे डालेंगे आपको लिस्ट मिल जाएगी। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इस तरह से सेक्टर वाइज एनालिसिस भी एक अलग सा कार्यक्रम लेकर के आएँ और फिर से फॉर्मूला गुरु लेकर के आएँ, ताकि वैसे दर्शक जो अभी फ्रेशर हैं उनको एक सही राह जो है वो दिख सके। चलिए, इस बीच कनिका जी का सवाल ले लेते हैं। कनिका जी कह रही हैं कि मैं दिल्ली से हूँ, RVNL के शेयर इन्होंने ले रखे हैं 19 रुपये 45 पैसे पे अगले 5 साल के लिए। आपको टेंशन किस बात की? 19 रुपये पे आपने RVNL लेकर के रखे हुए हैं, नज़रिया भी आपका 5 साल का है। मैम, अब 265 का भाव आ गया है, मुझे नहीं पता आपने कब लिए थे, लेकिन इतने अच्छे प्रॉफिट के बाद तो मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई प्रश्न पूछने की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी रवि सर, RVNL आज भी 2.5% ऊपर। नहीं, मैं तो कहता हूँ विपुल जी, धन्यवाद इनका सवाल पूछने के लिए। उसका रीज़न ये है क्योंकि इसी बहाने हमारे बहुत से दर्शक समझना चाहते हैं कि आगे इस स्टॉक में क्या करें। सर, आपको याद हो, मैंने अभी RVNL को 250 और 52 रुपये पे फिर रिकमेंड किया था कि इसको फिर पकड़िए, 280 का टारगेट है। और आपके चुन चुन के स्टॉक्स में भी लिस्ट आप देखिएगा, वहाँ पर भी मिली है। तो अभी 64 चल रहा है, 80 तक वेट करेंगे, 80 के बाद उस हिसाब से रणनीति बनाएंगे। और मैडम, आपका क्या कहना, बहुत बढ़िया, आपने इतना बढ़िया निवेश किया हुआ है कि दिल खुश हो गया है। और मुझे ऐसा लगता है आप बने रहिए, जाने दीजिए इसको जहां तक जाना है। 280 आएगा, फिर उसके बाद अगले टारगेट की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन ये जान के चलिए, मल्टी बैगर तो बना ही है। चलिए, जुबिन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रश्न पूछने के लिए। जुबिन साहब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार जी।
कैसे हैं सर जुबिन साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं अम्बाला हरियाणा से बोल रहा हूँ। अम्बाला हरियाणा से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। क्या प्रश्न है आपका? सर मेरे पास क्रीडो ब्रांड मार्केटिंग के 53 शेयर हैं सर, 280 के भाव से। अच्छा, और क्या नज़रिया क्या है आपका? सर 1 से 2 साल का नजरिया है अभी सर, लॉसेज हो रहे हैं मेरे को 33% के। अच्छा अच्छा, 280 पे आपने लिया हुआ है, कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया था आपने? नहीं सर, आईपीओ से इन्वेस्टेड हूँ सर मैं इसमें। अच्छा, आईपीओ से ही है आप। क्रेडो पे आईपीओ पे तो हम लोग इतना डिस्कशन करते हैं, मुझे लगता है आपने शायद देखा नहीं। उस समय बहुत सारी राय जो है वो थोड़ी सी बहुत सकारात्मक निकल के नहीं आई थी, लेकिन ठीक है, अब तो खैर आप फंस गए हैं। और बहुत सारे आईपीओ ऐसे रहे जो कि ऊपरी स्तरों पर आए और उसके बाद से लोगों को परेशान कर रहे हैं। क्रेडो अभी 186 पे चल रहा है सर, ऑलमोस्ट 95-96 रुपये का पर शेयर इनको नुकसान हो रहा है। कोई संभावनाएं हैं दिखाई दे रही हैं आपको? देखिए, एक तो जान लीजिए कि जो ये नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आप सुनते हो ना, और ये जो टीवी चैनल जितने हैं इंडस्ट्री के, इस टाइप के जो शेयर हैं जिनकी वैल्यूएशन उतनी अच्छी नहीं है, शेयर चल रहे हैं, उन सब पर रिटर्न आने के चांसेस बहुत कम है। जो अच्छे स्टॉक्स चल रहे हैं उनको खरीदिए। अब इसको अगर मैं यहाँ पर क्रीडो को ब्रांड को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, फुटवेयर की हर कंपनी तो नहीं चलने वाली है। आपने कैंपस देख लिया, बढ़िया चल रही है, लिबर्टी बढ़िया चल रहा है, लेकिन इसका कुछ ऐसा फंडामेंटल चेंज दिखाई नहीं देता। आपको राय यही होगी कि 180 के नीचे जाता है तो हाथ जोड़ लीजिए, और 180 के अगर जब तक ऊपर है तब तक रुके रहिए। अगर आपके लेवल्स आते हैं तो भी एग्जिट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत लंबा कुछ इसमें दिखाई देने वाला है नहीं। और अगर अभी इमीडिएट स्ट्रैटेजी बतानी है तो आज चुन चुन के स्टॉक पे भी वेट कर लीजिए। इससे भी कम प्राइस के स्टॉक मैंने रिकमेंड किए हैं, तो वहां पर फायदा मिल सकता है। ठीक, चलिए इस बीच हमारे साथ कपिल माफ कीजिएगा जुड़ चुके हैं। कपिल जी को नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत दिनों बाद में आपने लिया है हमारा सवाल। पहले तो अरे सर, आपके लिए यही कार्यक्रम है सर, बताइए कहाँ से बोल रहे हैं पहले तो कपिल जी? मैं वैसे उदयपुर से हूँ, बट अब नाउ आई एम पोस्टेड इन जयपुर, तो मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है सर, दोनों ही जगह बहुत खूबसूरत हैं, उदयपुर भी जयपुर भी। और सीएस आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, इसलिए मुझे बहुत पसंद है। नहीं सर, बहुत सारे हमारे दर्शक जो है वो रवि जी को बहुत पसंद करते हैं, और हम भी रवि जी को बहुत पसंद करते हैं। उनकी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उनके लिए, और बहुत स्पष्टवादी हैं और कोई लाग लपेट नहीं रखते हैं। बताइए सर, क्या प्रश्न आज क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सर मेरे पास सेनको के कुछ शेयर पड़े हैं जी 650 रुपए के भाव के। जी 400 क्वांटिटी है अप्रोक्सीमेट। अच्छा, तो मुझे क्या करना चाहिए इनमें? वैसे आपका नज़रिया क्या है सर? अपना लंबा नजरिया है, कोई दिक्कत नज़रिया लंबा है, और शेयर भी काफ़ी शानदार चल रहा है। सोने की कीमतों में लगातार नई ऊंचाइयां छूने को मिल रही हैं। कुछ दिन पहले कंपनी की मैनेजमेंट ने मंथली सेल्स के आंकड़े दिए थे और वो रिकॉर्ड पे पहुंचते हुए दिखाई दिए थे, और उन्होंने ये भी कहा था कि जो बढ़ती कीमतें हैं उसका बहुत ज़्यादा असर जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उस पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत के लोगों को जो है वो जो है सोना खरीदना नहीं छोड़े। हाँ, अनऑर्गेनाइज मार्केट पे जो है वहाँ पर थोड़ा असर देखने को मिल सकता है सोने की बढ़ती कीमतों का। उसके चलते हमने देखा था बीच में एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था। सेनको गोल्ड अच्छे खासे मुनाफे में सर, 650 के आसपास की खरीद है, अब 1000 के आसपास पहुँचने वाला है। 982 के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी शानदार मूव, एक महीने में 26-27% चल चुका है। अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि सोने की कीमतें तो थमती दिखाई नहीं दे रही हैं? देखिए सर, बिल्कुल विपुल जी ने तो इतने स्ट्रांग फंडामेंटल बता दिए कि मुझे भी वापस एक बार रिविजिट करना पड़ा इस स्टॉक को। और इस समय अब स्ट्रैटेजी के हिसाब से देखता हूं तो देखिए, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, लगता है कि थोड़ा बुक किया जाए, तो चाहे तो आप यहाँ पर 30% पोजीशन, सिर्फ 30%, मतलब आपके पास अपने शेयर कितने इन्होंने बताए थे आप देख लीजिए। अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो आप यहाँ पे 30 शेयर पे एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और बुक करने के बाद वापस 850 के आसपास मिलता है तो फिर से एंट्री कर जाइए। लंबा टारगेट देखते हैं तो 1250 का है। स्टॉक पे बने रहिए और मुनाफा बढ़ाते रहिए। चलिए अगले दर्शक हैं रॉकी जी। रॉकी जी कह रहे हैं विपुल जी नमस्ते। नमस्कार सर, आपको भी। कह रहे हैं सर, मैं हिंदुस्तान मोटर्स के शेयर खरीदने के लिए सोच रहा हूँ, क्या रहेगी रणनीति इस शेयर में? चलिए ठीक है, हिंदुस्तान मोटर्स पे जरा नज़र डालते हैं कि अभी की क्या स्थिति देखने को मिल रही है और क्या यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। अभी देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है सर, आज 20% के आसपास की तेज़ी। मुझे लगता है बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं हमारे दर्शक या कोई भी, कि जब उस शेयर में रैली आ जाती है तो उसके बाद उनको ज़्यादा आकर्षक लगता है, लेकिन फिर भी पूछते हैं कि क्या वेट करना चाहिए। 5 दिन के अंदर 54% की रैली आ चुकी है सर हिंदुस्तान मोटर्स के अंदर,
और पिछले एक महीने में 65% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। और अभी क्या करना चाहिए सर, क्योंकि जिस तरह की रैली यहाँ पर पिछले 2-4-5 दिन के अंदर देखने को मिली है, उसके बाद भी क्या फ्रेश एंट्री की गुंजाइश दिखाई दे रही है आपको? देखिए, फ्रेश एंट्री तो नहीं बनती, क्योंकि यहाँ पर कंफर्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही। मलाई कोई और निकाल ले गया, मुझे लग रहा है जिसके पास न्यूज़ थी उसने मलाई पहले ही खा ली। अब मलाई के बाद आपके पास जो आ रहा है वो छना हुआ दूध है और उसमें कुछ मिला बचा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर अब आप वेट करिए। 28 रुपये का स्टॉक चल चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा 32 रुपये के आसपास या 33 रुपये के आसपास आते ही थकना शुरू हो जाएगा। अब 28 पे आप खरीद लोगे, 24 आ जाएगा, फिर कहोगे रवि जी फंसवा दिए। तो बेटर है कि आप इससे दूरी बनाकर रखिए। इस बार मलाई मिस हो गई इसकी, कोई बात नहीं सर। 28 रुपये पे एक शेयर दूसरा चल रहा है, उसका नाम है साउथ इंडियन बैंक, वो ले लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक, चलिए इस बीच एक सवाल आया है अनुराग खन्ना जी का। कह रहे हैं रवि जी विपुल जी को जय श्री कृष्णा, आपको भी जय श्री कृष्णा सर। कह रहे हैं मैं वृंदावन से हूं और आप दोनों शेयर मार्केट के महाभारत के अर्जुन और कृष्ण हैं। आप पर कान्हा का आशीर्वाद बना रहे। मैंने IDFC फर्स्ट बैंक के 450 शेयर ले रखे हैं और 82 पर इन्होंने खरीदा हुआ है। 3 वर्ष का इनका नज़रिया है। पहले तो आपको भी जय श्री कृष्णा अनुराग जी, और आप पर भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि बनी रहे और इतनी बड़ी उपमाएं मत दीजिए। बस आप अपना प्रेम जो है वो ऐसे ही बनाए रखिए मनी 9 के साथ, हम लोगों के साथ। चलिए आपका प्रश्न ले लेते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक को सर लेकर के सवाल है, क्या टिप्पणी देना चाहेंगे इनको आप? देखिए, स्टॉक आपने बहुत बढ़िया खरीदा है और इस समय चल रहा है 83 रुपीज़ का, फ्रेश ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है स्टॉक। 120 का लक्ष्य यहां पर इमीडिएट बेसिस पे आपको देखने को मिल सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप यहां पर अभी इस स्टॉक को बिल्कुल कंटिन्यू रखिए, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए। और आपने सही कहा, आपने लंबा रखा है, मल्टी बैगर ये बनेगा आगे। जिस हिसाब से बैंकिंग का परफॉर्मेंस है उसमें ये स्टॉक काफ़ी खरा उतर रहा है। NPA कम देखने को मिला है, इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ पर अच्छा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में वो दमखम है। तो फंडामेंटली अगर किसी को स्टॉक खरीदना है तो उसमें उसकी लिस्ट में ये बैंक का स्टॉक जरूर आपको दिखाई देगा। और धन्यवाद आपका, आप इतने अच्छे वर्ड बोलते हैं, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है, जब ऐसा महसूस होता है, जब ऐसा कोई बोलता है या ऐसा कुछ होता है तो उसकी क्वालिटी जो है मुझे लगता है विपुल जी उसी हिसाब से आपके सामने रख देते हैं। और मुझे जो फील हो रहा है वो मैं एकदम सिंपल कहता हूं कि ऐसा ही लगता है जैसे आपने सामने दर्शन करा दिए हो। तो विपुल जी की एक खास बात है जब बोलते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि विपुल जी का कोई जवाब नहीं है। सर बस आप रहने दीजिए, क्योंकि मैं निशब्द हो जाता हूं उसके बाद, फिर मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मुझे थोड़ा संकोच होने लगता है। लेकिन चलिए इस बीच जरा खुशबू दीपक जी का प्रश्न आया है। कह रही है कि हाय विपुल सर, मैं खुशबू धनबाद झारखंड से बोल रही हूँ। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। मेरा सवाल है कि रतन पावर के 100 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 8 रुपये 20 पैसे पे। 200 शेयर और लेना चाहता हूँ, लॉन्ग टर्म का इनका नज़रिया है खुशबू जी का, और इन्होंने 8 रुपये 20 पैसे पे लिए हुए हैं। इधर कुछ दिनों में पता नहीं क्यों रतन पावर के ऊपर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि कुछ सोशल मीडिया के जरिए कुछ खबर आई है या वाकई में यहाँ कुछ हो रहा है। क्या कुछ चल रहा है सर, वो थोड़ा सा अगर आपको जानकारी हो तो बताइए, क्योंकि आज तो 4.5% ऊपर है। 8 रुपये 20 पैसे पे ले रखे हैं इन्होंने, 9 रुपये के आसपास आ गया है। 200 शेयर और लेना चाह रही हैं, तो क्या लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या सलाह रहेगी आपकी? विपुल जी, आपने कड़ी जोड़ दी है। ये सोशल मीडिया का वो स्टॉक है जो हम जब ऐसे करते रहते हैं ना, जब सफा नया नया सोशल मीडिया चैनल देखते रहते हैं तो उसमें आता है कि मल्टी बैगर बनेगा, पावर स्टॉक 8 रुपये वाला 650 हो जाएगा। ये सिर्फ हवा है। अब जरा हवा कहाँ निकल रही वो भी समझते हैं। आप देखिए प्रॉफिटेबिलिटी, सबसे पहले पैट देखते हैं। 586 करोड़ का लॉस लास्ट क्वार्टर में, उससे पहले 632 करोड़ का लॉस, उससे पहले 549 करोड़ का लॉस, उससे पहले 483 करोड़ का लॉस। अगर मेरे ऊपर 10,000 का कर्जा हो और मैं विपुल जी से अगर 100 रुपये मांगूंगा ना, नहीं देंगे। यही सिंपल स्ट्रैटेजी है, क्योंकि अगर आप कर्जे पे हैं, आप कुछ भी मांगिए आपको नहीं मिलने वाला। सब पावर स्टॉक पावर नहीं है, समझिए इंटेंशन को। यहाँ पर आप मोमेंटम ट्रेड कर रहे हैं, आपने 200 शेयर ऐड करना है, कर लीजिए। 9 रुपये 50 पैसे 60 पैसे 10 रुपये आता है, वापस बुक करके एग्जिट हो जाइए। ये ऐसे कचरा स्टॉक है, सिर्फ आपका दिमाग में कचरा भरते रहेंगे, आप सही स्टॉक कभी खरीद ही नहीं पाएंगे। 9 रुपये का शेयर मल्टी बैगर नहीं बनेगा, ये सिर्फ हवाबाजी है। इससे ज़्यादा अच्छा फंडामेंटल देखना है तो मुझे लगता है कि शायद आइडिया की बैलेंस शीट भी इससे अच्छी होगी। नहीं, वो भी नहीं अच्छी है, छोड़ दीजिए, मैं जाता नहीं हूँ इस पे क्वेश्चन पे। लेकिन सवाल यही है, इस स्टॉक को बाय करने से ज़्यादा अच्छा आपको ऑप्शन देता हूँ।
चल, अब 9 रुपए के हिसाब के बजाय आप टाटा पावर लीजिए, पावर ग्रिड लीजिए, एनएचपीसी लीजिए, ज्यादा अच्छा है। एनएचपीसी, टाटा पावर, पावर ग्रिड में अभी भी खरीदारी मौजूदा स्तर पर भी की जा सकती है सर ना? जी बिल्कुल। बिल्कुल। तो पावर क्षेत्र में बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जिनके बारे में हम लगातार चर्चा भी करते रहे हैं और काफ़ी अच्छे लोगों को रिटर्न भी मिले हैं। वहाँ पर आप निवेश करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसी कंपनियों में ना फंसे कि सस्ता है तो अच्छा है, कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए अब जरा वक्त हो गया है बजिंग स्टॉक्स का, लेकिन उससे पहले 1000 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ इस समय यूट्यूब पर लाइव जुड़े हुए हैं। ऐसे ही अपने संख्या बल को बढ़ा करके हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कार्यक्रम को पहुँचाइए। अब रुख करते हैं हमारे खास सेगमेंट बजिंग स्टॉक्स का। नतीजों का सीजन चल रहा है, बहुत सारी कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं, कुछ पे खबरें आ रही हैं, उन खबरों के चलते हो रहा है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे रवि जी, खबर बताएंगे हम, और आपको अपने शेयर पे क्या रणनीति अपनानी चाहिए ये फैसला लेंगे आप तमाम विश्लेषण सुनने के बाद। तो चलिए एक करके कंपनी को लेकर के आते हैं। सबसे पहले फार्मा कंपनी ल्यूपिन की बात करते हैं। कंपनी को यहाँ पर यूएसएफडीए से मंजूरी मिली है। यूएसएफडीए से मंजूरी का मतलब ये होता है कि अमेरिका में बेचने की मंजूरी। माइबेट्रिक के जेनरिक वर्जन को जो है आपको बता दें कि मंजूरी मिली है। ओवर रिएक्टिव ब्लैडर के इलाज में ये दवा जो है वो काम आती है। मीरा बैकग्राउंड के नाम से ये दवा होगी। इसमें होता ये है कि यूरिन जो है आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वो कभी भी पास हो जाता है या फिर नहीं पास होता है, उस जो है उस दवा में उस बीमारी के इलाज में काम आती है। सालाना कंपनी को उम्मीद है कि मीरा बैकग्राउंड की जो यूएस में सालाना बिक्री होगी वो करीब करीब 101.9 करोड़ डॉलर के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। और ये नई दवा को जो अमेरिका में मंजूरी मिली है बेचने की और इसका जो इतना बड़ा कारोबार है, उसके चलते आज हम देख रहे हैं कि 3% के आसपास की मजबूती शुरुआती कारोबारी सत्र में देखने को मिल रही थी जब हमने ये खबर बनाई थी, और अभी भी 3.25% ऊपर है, करीब 1600 के आसपास, 1599 के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। रवि जी, क्या सलाह रहेगी आपकी ल्यूपिन पे जो खबर आई है उसके चलते आज तो रैली देखने को मिल रही है, क्या ये कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी? देखिए, जब बिजनेस में एड ऑन होता है तो एक झटका इमेज अचानक से आता है, और उसके बाद सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि ये उस झटके को ऊपर के साइड पे स्टेबल रखा हुआ है, यानी कि अभी मार्केट बीत चुका है लेकिन उसके बावजूद 3.25% ऊपर है, तो यहाँ पर दमखम अच्छा है। अप साइड में देखते हैं तो वैसे भी फंडामेंटली भी ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है 1700 तक के लक्ष्य इसमें आते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल बने रहिए और लंबे समय के लिए होल्ड करिए, बेहतर मुनाफा कमाइए। जी चलिए, अब इस बीच जो है अब अगला प्रश्न जो आया है, माफ़ कीजिएगा, अगला जो सवाल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कंपनी डिस्कस करने जा रहे हैं, इतने दर्शकों के सवाल हो जाते हैं कि सवाल ही सवाल मन में चलते रहते हैं। अगली कंपनी लेकर के आते हैं और वो है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। जेएसडब्ल्यू एनर्जी की जो सब्सिडरी कंपनी है जेएसडब्ल्यू न्यू एनर्जी, इसको एक बड़ा ऑर्डर मिला, और ये ऑर्डर जो है मिला है कंपनी को एनटीपीसी से। एनटीपीसी से 700 मेगावाट का एक सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए कंपनी को ऑर्डर मिला है, और ये काफ़ी बड़ा ऑर्डर है। और इस नए ऑर्डर से कंपनी की जो पावर उत्पादन क्षमता है वो 13.3 गीगावाट हो गई है। और ख़ासतौर से सोलर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर पावर उत्पादन क्षमता बढ़ करके 3.1 गीगावाट हो गई है। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है, और इसी के चलते आज जेएसडब्ल्यू एनर्जी के शेयर में शुरू में करीब 3%, फिर बाद में 0.5% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही थी, लेकिन अभी जो भाव देखने को मिल रहा है, अब नीचे आ चुका है शेयर जो है दबाव में, 618 रुपये के आसपास चल रहा है। 1.25% के आसपास की गिरावट यहाँ पर अभी देखने को मिल रही है। शुरुआत मजबूत हुई थी सर, लेकिन उसके बाद से टिका नहीं। पिछले एक महीने में यहाँ भी 19-20% का रिटर्न तो मिला ही है, लेकिन क्या करना चाहिए अभी इस नई खबर के बाद? देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो एनर्जी के स्टॉक्स में एक अच्छा खासा अपवर्ड ट्रेंड बना हुआ है, तो इस तरीके की न्यूज़ आती रहेंगी, उसका इम्पैक्ट होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस न्यूज़ के पीछे भागने से ज़्यादा अच्छा है थोड़ा वेट एंड वॉच कर लें। चूँकि एक करेक्शन यहाँ पर आया है, मुझे ऐसा लगता है कि वापस 590, 95 और 600 के बीच अट्रैक्शन फिर से दिखाई देगा, तो वहाँ पर आता है तो अपनी पोजीशन को ऐड ऑन कर सकते हैं। और अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो पॉजिटिव रुझान बन रहा है और स्टॉक अच्छा है, इसलिए 690 रुपये तक के लॉन्ग टर्म टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 690 रुपये तक के लंबी अवधि के अंदर जो है आपको ये भाव जो है देख सकते हैं आने वाले समय में। चलिए अब जरा अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और देखते हैं वहाँ पर क्या खबर है और उसका क्या असर जो है शेयर के ऊपर देखने को मिल रहा है। जरा स्क्रीन पर कंपनी को लेकर के आइए, और ये कंपनी है विप्रो। विप्रो में आपको बता दें नतीजे आए हैं, नतीजे ठंडे रहे लेकिन उम्मीद से बेहतर रहे। चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा करीब 5.25% बढ़ा है और वो बढ़ करके रहा है 2834.6 करोड़ रुपये तिमाही दर तिमाही। चौथी तिमाही में कंपनी की आय जो है पिछली तिमाही के मुकाबले 0.3% गिर गई है और ये रही है 22,080 करोड़ रुपए के आसपास। अब कंपनी की एबिट की बात करें तो ये चौथी तिमाही में 2.2% बढ़ा है और 3,619.5 करोड़ रुपए रहा है।
कंपनी के नतीजे जो है वो हम देख रहे हैं कि जो उम्मीदें थी उससे थोड़े से बेहतर निकल के आए हैं, और चूंकि सेंटीमेंट खराब था ऐसे में पॉजिटिव रिजल्ट अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं। डॉलर में आय जो है वो 0.1% बढ़ी है, और शेयर में हम देख रहे थे करीब 2.5% के आसपास की मजबूती शुरुआती सत्र में देखने को मिल रही थी, और अभी जो है करीब 1.25% ऊपर 460 का स्तर जो है विप्रो में देखने को मिल रहा है। आईटी पर हालांकि आपने रवि जी अपनी राय दी हुई है, लेकिन चूंकि इस सेगमेंट को हम अलग से भी अपलोड करते हैं तो इस खबर पर आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे। देखिए विपुल जी, इस समय पर्टिकुलर विप्रो की बात कर लेते हैं। ये स्टॉक एक ऐसी टेरिटरी में चल रहा है कि जब तक ये 525 के ऊपर नहीं निकलेगा कोई नया अपट्रेंड नहीं दिखाई देगा। अभी अच्छी बात यह कि 437 रुपए से बढ़ करके 464 रुपए का हाई बनाया है इसने, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मोमेंटम का अभी फायदा उठाएं। देखिए बहुत लॉन्ग टर्म जो निवेश करते हैं, जो 10-15 साल के लिए डाल के रखते हैं, वो हमारी नहीं सुनेंगे। उनको ये लगता है कि इस स्टॉक पे अगर बने हैं तो बने रहें, क्योंकि उनको पैसे की इतनी ज़्यादा मुझे लगता है कि वोलेटिलिटी की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत लॉन्ग टर्म वाले को ये जॉबिंग करने की मैं राय नहीं देता हूँ। लेकिन अगर आप 2-3 क्वार्टर में ही पैसे चाहते हैं और मल्टी बैगर बनना चाहते हैं तो ये वो स्टॉक नहीं है। यहाँ पर इस उछाल का फायदा निकलने के लिए करिए, और 2-3 क्वार्टर बाद भी हम जब डिस्कस कर रहे होंगे तो ये 420, 430 या फिर ज्यादा से ज्यादा यहीं पर रेट खड़ा होगा। तो यानी 3 से 6 महीने तक पैसा एक जगह स्टेबल रहता है। तो आपको अगर नहीं इतनी फुर्सत है तो आप पड़ा रहने दीजिए, नहीं तो इसके उछाल का फायदा एग्जिट होने के लिए लीजिए। ठीक, इस बीच शशांक शर्मा जी ने बहुत सारी तालियों की गड़गड़ाहट भेजी, करें 1000 हो गए सर। थैंक यू सर, आप लोग ऐसे ही प्रेम दिखाते रहिए, बढ़ाते रहिए जो है कार्यक्रम को, और बने रहिए लगातार मनी 9 के साथ। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और ये वो कंपनी है जिस पर कि लगातार पिछले 1-1.5 महीने से हम चर्चा कर रहे हैं, खबरें हैं, शेयर में काफ़ी रैली देखने को मिली, IPO आया, तब से हम इसको लगातार कवर कर रहे हैं, और जब जब इस पर थम लगाया काफ़ी ज़्यादा दर्शकों की लोगों ने उस कार्यक्रम को देखा। इरिडा पे कंपनी का शानदार नतीजे रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 33% बढ़ा है, और ये बढ़कर के 337.4 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी की आय की बात करें तो कंपनी की चौथी तिमाही में जो NII है उसमें हमने 35.5% का इजाफा देखा है, और ये बढ़कर के 481.4 करोड़ हो गया। उसके अलावा अगर हम बता दें कंपनी के अगर पूरे साल भर की मुनाफे की बात करें तो FY24 में कंपनी का मुनाफा करीब 45% बढ़ा है, और ये रिकॉर्ड 1252.23 करोड़ रुपए, यानी अब तक का सबसे हाईएस्ट सालाना मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। NPA की बात कर लेते हैं। NPA में गिरावट रही है ठीक ठाक, 1.66% से घट करके ये 0.99% हो गई है। तो नतीजे काफ़ी शानदार देखने को मिले, और अब तक का कंपनी ने सबसे ज़्यादा कर्ज वितरण भी किया है, और ये 37,353.68 करोड़ रुपए का FY24 में पूरे साल भर के दौरान कंपनी ने ये कर्ज वितरण किया है। इन्हीं नतीजों के चलते आज सुबह से ही शेयर में काफ़ी शानदार मूव का 6% के आसपास की तेजी उस समय देखने को मिल रही थी जब हमने खबर बनाई थी, और अब 7% ऊपर है इरिडा का शेयर। इरिडा पे बहुत सवाल आए सर, और 30 रुपये से चलते हुए शेयर ने इतिहास बनाया। ऊपर के स्तर पे भी लोग फंसे, फिर नीचे आया तो भी लोग घबरा गए, पैनिक हो गया, लेकिन दोबारा उस शेयर ने थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद वहाँ पहुँचे आप शानदार नतीजे। यहाँ पर एक ही कंसर्न लगता है अभी तक के नतीजों को देख करके, वो हो सकता है वैल्यूएशन को लेकर के। आप वैल्यूएशन पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिन लोगों ने पैसे लगा रखे हैं नीचे के लेवल पे और प्रॉफिट हो रहा है उन्हें क्या करना चाहिए? ऊपर के लेवल पे जो लोग फंस गए हैं 200 के आसपास, उन्हें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? और जो लोगों को अभी भी लगता है रिजल्ट देख करके कि यहाँ पे अब खरीदारी करनी चाहिए, रिजल्ट अच्छे आए हैं, उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए इरिडा के स्टॉक ने, मुझे ऐसा लगता है कि विपुल जी ज़्यादातर लोगों को माला माल ही किया है, क्योंकि जिस हिसाब से इसने अपनी चाल दिखाई है, समय समय पर हम लोगों ने बहुत बार इसमें अपडेट दिए, रिकमेंडेशन दिए, सेलिंग फ्रीज आया, कॉन्फिडेंस बनाया, नई एंट्री भी बताई, और अभी देखिए इस समय चल रहा है 172 रुपये, 36-37 के पीई पे लगभग चल रहा है। EPS देखे तो 4.5-5 के आसपास का है। PB रेशियो यहाँ पर 14 का है। नंबर्स कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको ओवर वैल्यूड दिखाई देते हो। अब आ जाते हैं कि टारगेट क्या होगा। देखिए 200 का टारगेट तो एक माइलस्टोन यहाँ पर ये बना ही रहा है, और उस टारगेट के लिए बार बार आपको फाइट करता हुआ नजर आएगा। सेल करने वालों के लिए जो रिस्क आता है, जैसे आप एग्जिट होना चाहते हैं, प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, तो 180 से 200 के बीच में एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप इसको छोड़ दीजिए। अब जब वापस से 100, अभी का जो बेस बना है वो अब हो गया है 145 रुपए का, यानी इसका जो एवरेज प्राइस अगर देखते हैं वो 140-45 के बीच में है, जो मैंने इससे पहले 120 बताया था। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि आप इरिडा के शेयर पे यहां पर थोड़ा समय दीजिए, और मुझे ऐसा लगता है कि 200 का लक्ष्य जैसे ही एक बार अचीव करेगा, उसको क्रॉस करेगा, तो वापस से 230 के लिए ये
नई स्पेस यहाँ पर क्रिएट करेगा। तो बने रहने में ज़्यादा समझदारी है। अब फंसे हुए लोगों के लिए तो ऊपर के टारगेट दिखाई दिए, सेल तो किसी ने किया नहीं है क्योंकि फ्यूचर में नहीं अवेलेबल है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा कंसोलिडेट होने दीजिए। जो अभी एवरेज बेसिक प्राइस जो बताया मैंने 140-45 आता है 100%, 160 आता है तो 20-30%, इस हिसाब से बाइंग एक्यूमुलेशन करिए, लंबा समय दीजिए, आपको इरेडा का शेयर अच्छा प्रॉफिट देगा, लेकिन तभी जब आपकी सही टाइम पर एंट्री होगी। सही टाइमिंग पे एंट्री अगर होगी तो आपको अच्छे रिटर्न मिल भी रहे होंगे काफ़ी लोगों को, और बाकी जो लोग अभी निवेश करना चाहते हैं उनको भी मिलेंगे। लेकिन टाइमिंग का ध्यान रखिए, लंबी अवधि का नजरिया रखिए, और जो एंट्री लेवल बताए गए हैं उसका खासतौर से आप फोकस कीजिए। इस बीच शशांक शर्मा जी कह रहे हैं रवि सर डेली आएंगे तो 1 लाख भी हो जाएंगे जल्दी। तो चलिए रवि सर, ये आपके लिए, आपका दर्शकों के प्रति आपका स्नेह है ना, देख रहे हैं आपके लोग आपको डेली देखना चाह रहे हैं, तो आते रहिए, डेली आते रहिए सर, कम से कम इसी बहाने और दर्शकों की संख्या बढ़ती रहेगी। चलिए अगली कंपनी लेकर के आइए जरा स्क्रीन पर। स्टर्लिंग विल्सन की जरा बातचीत कर लेते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ रहा है। यहाँ पर भी नतीजे ही आए हैं, और कंपनी ने जो कि घाटा दर्ज किया था पिछले साल 421.11 करोड़ रुपए का, अब कंपनी ने 1,40,40,00,000 रुपए का मुनाफा में कंपनी आ गई है। तो ये एक बड़ा परिवर्तन हुआ है कि घाटे से मुनाफे में आई है। आपको बता दें पूरे साल भर में कंपनी का FY24 में जो कंपनी का घाटा था वो 210.79 करोड़ रुपए रहा है, और चौथी तिमाही में कंपनी की जो आय है वो बढ़कर के 1211.40 करोड़ रुपए रही है। तो ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिली है। FY24 में कंपनी का कर्ज 1966 करोड़ रुपए से घट करके अब 116 करोड़ रुपए रह गया है। तो कंपनी का कर्ज घटा है, कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है, और इन्हीं तमाम चीज़ों के चलते करीब 1% के आसपास की यहाँ पर आज शुरुआती मजबूती देखने को मिल रही थी स्टर्लिंग विल्सन के अंदर, और अभी जो भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है अब 10% ऊपर है। ये जब हमने खबर बनाई थी तो 1-1.5% ऊपर था, और ये धीरे धीरे करके ऊपर आया है। शायद नतीजों को समझने में जो है समय लगा लोगों को, लेकिन अब शानदार मूव देखने को मिल रहा है, 10% की मजबूती देखने को मिल रही है। सर काफ़ी अच्छे नतीजे रहे, घाटे से मुनाफे में कंपनी आई है। कंपनी के जो हमने देखा है कि कर्ज है वो काफ़ी हद तक कम हो गए हैं। आपकी क्या सलाह रहेगी स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी? देखिए बिल्कुल आपने फंडामेंटल जिस हिसाब से स्ट्रांग हुए उसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, स्टॉक अपवर्ड ट्रेंड की तरफ है, और अभी के हिसाब से देखें तो 680 के लक्ष्य यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म ट्रेडर को यहाँ पर बने रहना चाहिए। फ्रेश एंट्री के लिए अगर थोड़ा सा यहाँ से 2-1% का करेक्शन आ जाए तो अच्छा है, नहीं तो कोई चिंतन की बात नहीं है। 595 के स्टॉप लॉस से एंट्री करी जा सकती है, और 680 का लक्ष्य यहाँ पर दिखाई देगा। तो दमदार नंबर, दमदार पैटर्न, और यहाँ से जो प्रॉफिट है उसको बढ़ने का मौका भी दीजिए। ठीक, चलिए तो ये रहा यहाँ पर निकल करके आती हुई, और आज की अब आखिरी कंपनी लेकर के आते हैं, और क्या धमाकेदार यहाँ पर ये कंपनी है जिस पर की रिकमेंडेशंस थी रवि जी की, और नाम है कंपनी का हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। और पिछले हफ्ते ही अगर आपने चुन के देखा हो तो फिर वहाँ पे रवि जी की रिकमेंडेशंस थी। एक बार जरा इसको फिर से दिखाइए क्योंकि खबर अभी शुरू नहीं हुई, और यहाँ पे खबर जो है ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अब कॉपर की कीमतें जो है वो करीब $10,000 पर टन तक जो है वो पहुँचती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये क्यों पहुँच रही हैं? क्योंकि चीन और अमेरिका इन दोनों जगहों पे जो है हम देख रहे हैं कि रिकवरी के संकेत मिल रहे हैं, और उसमें जो है मेटल शेयरों में खासतौर से डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और इसी के चलते सबसे ज़्यादा तेज़ी जो है वो कॉपर के अंदर देखने को मिल रही है। आज शेयर के अंदर एक बड़ी ब्लॉक डील भी होती हुई दिखाई दी है, और ये जो ब्लॉक डील हुई है ये करीब 3.25 करोड़ शेयरों की हुई है, जिसमें कि 1100 करोड़ रुपए में ये ब्लॉक डील होती हुई दिखाई दी है हिंदुस्तान कॉपर में। और इसी ब्लॉक डील के बाद शेयर में शानदार मूव देखने को मिल रहा था। शुरू में तो हमने देखा 7-8% के आसपास तक की रैली देखने को मिली थी, और उसके बाद फिर करीब 4% के आसपास की मजबूती देखने को मिली थी जब मैंने खबर ये बनाई थी। और अब अगर हम देखें तो 4.25% ऊपर है हिंदुस्तान कॉपर का शेयर, 380 के आसपास ट्रेड करता हुआ, 379.30 का भाव। सर कैसे देख रहे हैं हिंदुस्तान कॉपर को आप, और आपकी रिकमेंडेशन थी वहाँ से कहाँ पहुँच गया ये शेयर? अभी भी कुछ अपसाइड बाकी रह गया है क्या, और क्या टारगेट को एक बार फिर से जो नए दर्शक होंगे उनको बताएंगे आप? देखिए अभी तो फिलहाल इस स्टॉक का टारगेट इमीडिएट मैंने 400 दिया था, वापस 380 के पास चल रहा है। स्टॉप लॉस यहाँ पर अब बनता है 355 रुपए का, लेकिन टारगेट भी इंक्रीज कर रहा हूँ, टारगेट इंक्रीज कर ले जा रहा हूँ 435 रुपए का। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने न्यूज़ बताई, जो इम्पैक्ट चल रहा है उसके हिसाब से ये स्टॉक अभी 435 तक जाता हुआ नजर आएगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखकर यहाँ पर निवेश की रणनीति बनाई जा सकती है।
चलिए, तो ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई, और इस बीच अब बजिंग स्टॉक्स को यहीं पर अब समाप्त करते हैं। तो रवि सिंह जी लगातार बने हुए हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी को वो कैसे जज कर रहे हैं। रवि जी, अभी हमने मैनेजमेंट से बातचीत की, आपने सुनी, कंपनी एक यूनिक क्षेत्र में कामकाज कर रही है, आप कैसे देख रहे हैं इस आईपीओ को? और अभी तो ग्रे मार्केट में ठीक प्रीमियम दिखाई दे रहा है। देखिए विपुल जी, मैं इसको एक कड़ी से जोड़ना चाहूँगा। आपने एम फोर्स की बात की, एसएमई का आईपीओ है, और अच्छी बात यह है कि इस समय ऑटो ऑक्सिलरी और ऑटो इंडस्ट्री की ग्रोथ आपने जबरदस्त देखी है, और अब उस फंडामेंटल पे एक और कंपनी यहाँ पर ऐड हो रही है, तो लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट की एक और जगह बन रही है। अब दूसरी तरफ इसके फंडामेंटल की चर्चा करते हैं। देखिए 98.5% के आसपास जो कंपनी अपना जो एक्सपोर्ट जो है वो पूरा का पूरा करती है, और विदेशों में भी इसका बड़ा अच्छा जो है वो स्ट्रांग हैंड है, और इसी पे बैलेंस शीट यहाँ पर इनकी स्ट्रांग यहाँ पर खड़ी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास मौका है, और चूंकि मैनेजमेंट को आपने सुना, जितना कॉन्फिडेंस अशोक जी के साथ में उनकी 2 जनरेशन इस पूरे प्रोग्राम में, इस पूरे जो है उस पर लगी हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, तो आपको इस आईपीओ को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए, और उसका इम्पैक्ट आपके प्रॉफिटेबिलिटी में दिखाई देगा। तो एक बार को एप्लीकेशन जरूर डालनी चाहिए। चलिए, तो इन्फोर्स ऑटोटेक पे रवि जी की राय निकल करके आती हुई कि यूनिक क्षेत्र की कंपनी है, और ऑटो इंसलरी के अंदर एक और कंपनी आ रही है। ये तमाम वो फंडामेंटल कारण है, और जिस तरीके से कंपनी का एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप निवेश कर सकते हैं। तो ये फिलहाल असमी क्षेत्र के आईपीओ की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और जरा बात कर लेते हैं मेन बोर्ड आईपीओ की, आईपीओ के एफपीओ की, जिस पर काफ़ी ज़्यादा लोगों की निगाहें लगी हुई हैं, और वो है वोडाफोन आइडिया। आज आखिरी दिन है, पैसे लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए, तमाम दुविधाएं आशंकाएं लोगों के मन में लगी हुई हैं। क्या कुछ सब्सक्रिप्शन के आंकड़े कह रहे हैं, क्या कुछ कंपनी के फंडामेंटल्स कह रहे हैं, जरा एक बार फटाफट रिविजिट कर लेते हैं शौर्य के साथ। शौर्य जी, अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो एकदम बहुत तेजी से बढ़ते हुए नजर आने हैं। लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 2.38 टाइम्स भरा है, जिसमें रिटेल का सब्सक्रिप्शन खाली 60% से भी कम भरा है, लेकिन QIB का कोटा 5 टाइम्स ज्यादा बढ़ चुका है। अब अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी के फिर भी काफी रिस्क नजर आ रहे हैं। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर देखें तो बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है, कॉस्ट एफिशिएंट बहुत लंबा बनना पड़ता है, इसी वजह से कुछ प्लेयर्स ही रह पाते हैं। कंसोलिडेशन देखने को नजर आता है, इंटेंस कंपटीशन है, उसके बावजूद भी जब से जियो की एंट्री हुई तो पूरा मार्केट डिस्टर्ब हो गया। अब इन सब बाधाओं के बावजूद आपको रेगुलेशंस फेस करने पड़ते हैं, कस्टमर्स को समझना पड़ता है, तो इन सब वजह से हम देखें कि जियो के आने के बाद एयरटेल तो अपने आपको सर्वाइव कर पाया था, जिससे पता चलता है एयरटेल का कितना बड़ी ब्रांड वैल्यू था जियो से पहले। लेकिन बाकी सारी कंपनियों को दिक्कत आई, उसमें वोडाफोन को भी दिक्कत आ रही है। अब वोडाफोन ऑलरेडी लैग कर रहा है काफी, तो इतना पैसा रकम करने के बाद 20,000 करोड़, साथ में चलिए 45,000 करोड़ टोटल हो गया, उसके बाद भी कितना पैसा काफी है कि इफेक्टिवली अपना आपको compete कर पाए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टफ कंपटीशन है। टफ कंपटीशन है, आज शेयर में दबाव है, करीब 12 रुपये 30 पैसे का भाव अब देखने को मिल रहा है। एफपीओ को लेकर के सर कई सारी बातें निकल के आ रही हैं, कुछ लोग बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पर आ गए हैं। स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट का कहना है न्यूट्रल है, अरिहंत कैपिटल कह रहे हैं सब्सक्राइब करें, आईएफएल सिक्योरिटीज कह रहा है ऐड करें। तो यहाँ पर भी राय थोड़ी सी बटी हुई दिखाई दे रही है। रवि जी, आपका क्या मानना है? क्योंकि एक तरफ तो ये भी है कि इतने समय से कंपनी कर्जे में है, 5G रूल आउट नहीं हो पाया, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि GQG की तरफ से जो है वो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तमाम बड़े बड़े म्यूचुअल फंड पैसे लगा रहे हैं। क्या इसके पीछे थ्योरी दिखाई दे रही है? जब इतने बड़े बड़े निवेशक, विदेशी निवेशक भी पैसे लगाने को तैयार हैं, तो रिटेल निवेशक बेचारा कंफ्यूज है कि वो किस फंडामेंटल्स पे ज़्यादा भरोसा करे। देखिए, बोलने के लिए बहुत कुछ है नहीं। एक बार बैलेंस शीट को अगर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि मुनीम जी के पास पैसे कितने हैं और कितने नहीं हैं। और मैं एक भाषा में कहना चाहूँगा कि भैया कॉर्पोरेट की लड़ाई कॉर्पोरेट को करने दीजिए, हम छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर है, क्यों अपना हाथ जलाएं जा करके। तो बेटर है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी देखें। फिलहाल अभी अगर फंडामेंटल की चर्चा भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लोगों को लगेगा कि हमारे लिए कुछ बोला नहीं गया। इस समय फंडामेंटल नंबर्स, आंकड़े पूरी तरह से जो है वो यही सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको इससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। कुछ ब्रोकर यहाँ पर अपनी राय देते हुए नजर आ रहे हैं, भैया उनका ब्रोकरेज बन रहा है इसलिए राय देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या करना है? इंडिविजुअल रिटेलर क्लाइंट हैं तो मेरे हिसाब से अवॉइड रखिए, पैसा बचा कर रखिए। दूसरी जगह पे बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं जिनमें कि आप लगा सकते हैं। बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि मैं इधर खरीद लूं, इधर बेच दूंगा, आगे सेटलमेंट ऐसा आ जाएगा। देखिए, इन सब चक्करों में मत पड़िए। जब आईपीओ का सब्सक्रिप्शन, जब इस तरीके के आईपीओ आते हैं तो आपको एक सच्चाई बताता हूं कि
आपने जैसे ग्रे मार्केट की चर्चा सिर्फ एक इसी प्रोग्राम में होती है जिसमें कि आपको हम एक अंदाजा देते हैं, बाकी प्रोग्राम कहते हैं कि हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको एक क्लियर पिक्चर देने की बात होती है। दूसरा, जो सब्सक्रिप्शन आंकड़े आप देखते हैं उसमें बहुत से लोगों का सब्सक्राइब कराया जाता है जिससे कि ये दिखाए कि हाँ बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन आ रहा है। नंबर्स देखकर कोई अट्रैक्शन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। तो मुझे लगता है कि अगर आप रिटेलर हैं तो थोड़ा अवॉइड कर लीजिए। अब आ जाते हैं म्यूचुअल फंड और कॉर्पोरेट की। देखिए, म्यूचुअल फंड कॉर्पोरेट के पास ऑप्शन होता है, उनके पास यहाँ पर फंड पड़े होते हैं और उनको कहीं भी वो डिसइन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट करके उसमें अगर उनको छोटे रिटर्न मिलते हैं, मतलब अगर उनको पैसा डूबे नहीं, थोड़ा सा रिटर्न मिल जाए, वही बहुत है। और ये लंबी टाइम का कॉल है, तो मुझे ऐसा लगता है उनको लेने दीजिए। आप छोटे इन्वेस्टर हो, एक से स्टॉक खरीदते हो, सोचते हो मल्टी बैगर बन जाए, वो इसमें हालात नहीं दिखाई देते, तो अवॉइड रखिए। तो यहाँ पर रवि जी की राय यही निकल करके आती हुई कि अवॉइड करें अभी इसको, जो है खासतौर से जो छोटे निवेशक हैं, रिटेल निवेशक हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको आप अप्लाई करने दीजिए। नाम सुन करके हो सकता है आपको आकर्षण लगता हो, और यही वजह है कि ब्रोकरेज हाउसेज भी की राय बटी हुई है, अलग अलग जगहों से अलग अलग रिकमेंडेशन आ रही है, क्योंकि अलग अलग तरीके का एनालिसिस हर जगह हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमने बातचीत कर रहे थे तो एक एक्सपर्ट ने कहा कि अब सरकार की इसमें हिस्सेदारी है तो सरकार डूबने नहीं देगी। तो सब लोग अपने अपने एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन जहाँ इतना विवाद हो तो आपके लिए यही सलाह है कि दूर रहिए और सुरक्षित रहिए, ताकि कल को फंस जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर साल 2 साल तक खिंचता रहेगा मामला। तो रहने दीजिए, अभी अवॉइड करने की ही सलाह निकल करके आती हुई। तो चलिए हमारे इस खास सेगमेंट वाह क्या आईपीओ है में फिलहाल इतना ही। वाह क्या आईपीओ है। चलिए, इस बीच जो है हमारे साथ बहुत सारे दर्शकों के सवाल हैं। 1-2 सवालों को फटाफट हम कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश करते हैं। और इस बीच गेल के ऊपर अभी भी सवाल आ रहा है। गेल पे सवाल ले लिया गया है और अगर आप कार्यक्रम देखेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। और इस बीच जो है इनोवेटिव विनय सिंह जी का प्रश्न आया है, JSW, अब JSW एनर्जी लिया है, स्टील लिया है, ये मुझे पता नहीं है सर। तो इस सवाल को यहीं पर जो है छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है। और आप कोशिश कीजिए और एक साथ इतने सारे सवाल मत भेजिए। बहुत लोग जो है एक ही कॉपी पेस्ट कर करके तो बहुत लोगों के सवाल छूट जाते हैं। इस बीच अरुण कुमार जी का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं, नमस्कार विपुल जी एंड रवि जी, मंडे का इंतजार रहता है रवि जी के लिए। प्लीज सजेस्ट ऑन परसिस्टेंट टेक्नोलॉजी में फ्रेश इन्वेस्टमेंट और पीटीसी में आगे क्या करें। आपका कॉल सक्सेसफुल रहा, बुक प्रॉफिट। अच्छा, पीटीसी में आगे क्या करना चाहिए? फ्रेश इन्वेस्टमेंट पीटीसी में करना चाहते हैं, पहले इनको मुनाफा हो चुका है, तो आप छोटी सी टिप्पणी सर आपकी जानना चाहेंगे। देखिए, मुनाफा हुआ है तो बस 2 मिनट और इंतजार करिए, चुन चुन के स्टॉक की बात करेंगे। और रही बात परसिस्टेंट की, तो उससे कर लीजिए नमस्ते, क्योंकि वहां पर आपको अभी और लॉस देखने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि बढ़ता हुआ लॉस बढ़ेगा, स्टॉक 3200 रुपए तक जा सकता है। तो जब तक बात कर रहे हैं एग्जिट कर लीजिए। दूसरी तरफ प्रॉफिट ले रहे हैं, एक तरफ लॉस ले रहे हैं। सर अभी बोल रहे हैं आईटी स्टॉक्स में नहीं रहना है, नहीं रहना है, नहीं रहना है, निकलिए वहां से। चलिए, इस बीच अनिल घई का सवाल आया है। कह रहे हैं कि विपुल जी और रवि जी दोनों महानुभावों को नमस्कार। कृपया OFSS में फ्रेश एंट्री के लिए लंबे समय के निवेश के लिहाज से बताइए। जालंधर से अनिल घई। ठीक है सर, फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है OFSS के ऊपर। सर क्या सलाह रहेगी? अभी अगर देखें तो 1% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है और फाइनेंशियल सर्विसेज में। और यहाँ पर अगर हम देखें तो पिछले 1 महीने में करीब 10% का नेगेटिव रिटर्न। पिछले बीच में एक रैली आई थी उसमें अच्छी खासी, लेकिन पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं 10% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। देखिए सर, पूरा प्रोग्राम 1 घंटे से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बढ़िया मलाई खिलाई आपको, बढ़िया पनीर की सब्जी खिलाई, जो चिकन खाना चाहते तो वो भी खा चुके। अब बीच में जब मीठा खिलाने की बारी आई तो आपको यहाँ पर हम सड़ी हुई मिठाई खिलाएं, वो फायदा नहीं है। ये स्टॉक वही है, यहाँ पर बना लीजिए दूरी। इस स्टॉक को अभी खरीदने की मत सोचिए, नहीं तो जितना खाया है पीछे का वो सब पेट खराब कर देगा। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर दूरी बनाकर रखें। दूरी बना करके चलिए सर। ये जो है आपके लिए फिलहाल सलाह निकल करके आती हुई। यस बैंक के ऊपर सवाल पूछ रही हैं वंशिका चेटवानी जी। कह रही हैं, मेरे पास यस बैंक के 500 शेयर हैं, 14 रुपये 60 पैसे पे लिए हैं, क्या होल्ड करें या फिर प्रॉफिट बुक कर लेके निकल जाएं? 6 से 12 महीने का व्यू है यस बैंक सर। देखिए, यस बैंक पे थोड़ा सा हलचल तो जरूर यहाँ पर चालू हुई है, और यस बैंक की चर्चा छूट जाती तो शायद मेरे ख्याल से अच्छा भी नहीं होता। लेकिन ये अभी जो मोमेंटम है उसमें 25 रुपये और 28 रुपये, ये 2 टारगेट अभी दिखाई देते हैं।
अब कहां पर निकलना है, देखिए अगर ये 24 रुपए के नीचे क्लोज करता है तो ही आप एग्जिट करिएगा, नहीं तो अभी आप चलने दीजिए। और 28 के आसपास आता है तो फिर से हमारे अमिताभ बच्चन जी को तंग करिए, पूछिए सवाल, बताएंगे आपको नया जवाब। अरे सर, इस बीच स्वप्ना रेड्डी जी कह रही हैं गुड आफ्टरनून विपुल जी एंड रवि जी। MOIL के ऊपर इनका प्रश्न है, 50 शेयर 349 पे ले रखे हैं, करें होल्ड करें या फिर एग्जिट करें। अभी स्वप्ना जी आपका शेयर का जो भाव देखें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मजबूती आज 6% के आसपास की देखने को मिल रही है। 350 का भाव है, 1 रुपये इनको मिल रहे हैं। आज सर इनके सवाल पे थोड़ी सी टिप्पणी ये भी जानना चाहेंगे कि कल का जो कार्यक्रम परसों का गया उसमें मतलब कुछ लोगों ने कहा कि आप गिने चुने लोगों का सवाल लेते हैं। हमने कहा क्या उस पर मैंने कोई टिप्पणी तो नहीं की, और उसमें 2-4 दर्शकों के नाम लिखे हुए थे और उसमें स्वप्ना जी का भी नाम था, उसमें और भी 2-4 दर्शकों के नाम थे। तो ऐसा कुछ विशेष नहीं है, लेकिन हाँ चलते चलते कई बार जो हम लोगों का रैपिड फायर होता है उसमें जो नाम सामने दिख जाता है, क्योंकि उस समय सर्च करने का विकल्प नहीं रहता है। तो आप लोगों को ऐसा नहीं है किसी भी व्यक्ति से कोई विशेष लगाव या कोई विशेष दुराव है। तो रवि जी आपकी टिप्पणी MOIL पे। देखिए MOIL बाइंग पे रहा है, बाइंग रिकमेंडेशन पे एक दमदार स्टॉक है। तो मुझे ऐसा लगता है जिन लोगों ने अभी नज़र डाली हो पकड़ के रख लीजिए, कल BTST के काम आ जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अपसाइड टारगेट जो है वो 360 रुपए के आसपास तक यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे। और BTST के हिसाब से अभी हमने एक चर्चा करी थी, स्टॉक याद आ गया तो आपको बता रहा हूँ, IDFC फर्स्ट बैंक की। जरा देखिए चार्ट एक बार, चमका दौड़ा और कल देगा आपको मुनाफा, तो पकड़ लीजिए। दोनों स्टॉक अच्छे BTST। चलिए, दोनों स्टॉक अच्छे हैं BTST के लिए। सोनिया रागा जी कह रही हैं कि मार्केट के सरदार हैं रवि सर। चलिए सर, तमाम पदवियां आपको मिलती जा रही हैं। और सोनिया जी, आपका प्रश्न जो है गेल पर जो है वो कार्यक्रम के शुरू में ही डिस्कशन में आ चुका है, तो आप अगर पूरा कार्यक्रम देखेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। लेकिन इस सबके बीच में नतीजों पर हमारे खास नज़र रह रही है। और हमने शुक्रवार को आपको बताया था HDFC बैंक के नतीजे किस तरीके से रह सकते हैं, वहाँ पर क्या आंकड़े रह सकते हैं। लेकिन नतीजे आए और उतने पसंद शायद नहीं आए, थोड़ा सा दबाव देखने को मिला शेयर के अंदर। लेकिन अभी क्या करना चाहिए, अभी बाकी एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट क्या कह रही है, और वाकई में नतीजों में ऐसा था क्या, और इसको उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विवेक मित्तल जुड़ चुके हैं। और हर रोज़ वो अपनी बेहतरीन रिसर्च से जो है तो ज्ञानवर्धन करते हैं हमारे दर्शकों का। विवेक, क्या हुआ ऐसा कि HDFC बैंक ने पिछली बार भी निराश किया, पिछली बार तो पूरा बाजार ही गिरा दिया था, और इस बार क्या ऐसा रहा जो लोगों को पसंद नहीं आया? शुक्रिया विपुल जी। पहले तो मैं रवि जी को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ एक शो किया था और 21,800 का उन्होंने लेवल बताया था निफ्टी का, और हमने देखा कि फ्राइडे को 21,800 के पास से ही निफ्टी टर्न होता हुआ दिखाई दिया। तो रवि जी को बधाई। दूसरा, HDFC बैंक को लेकर अगर हम बात करें तो HDFC बैंक में भी नतीजे खराब नहीं हैं। नतीजे स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन से इनफैक्ट बेहतर ही हैं। पहले मैं नतीजों की बात कर लेता हूं कि क्या कुछ नतीजे रहे। अगर हम देखें तो जो नेट इंटरेस्ट इनकम थी वो 23,350 करोड़ से बढ़कर 29,077 करोड़ रुपए आई, यानी 24.5% का जंप। हमारे जो अनुमान थे वो 29,140 करोड़ रुपए के थे, तो लगभग अनुमान के आसपास ही थे। वहीं अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट 37% बढ़ता हुआ दिखाई दिया, 16,512 करोड़ रुपए प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया, 12,047 करोड़ से बढ़कर करीब 37% का जंप, जबकि हमारा अनुमान था 15,650 का। तो हमारे अनुमान से कहीं बेहतर रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए मुनाफे के फ्रंट पर। अब ये शेयर चला क्यों नहीं और क्या कुछ ब्रोकरेज हाउसेस कह रहे हैं, पहले ब्रोकरेज हाउसेस ओवरऑल देख लेते हैं। 49 रिसर्च हाउसेस इस काउंटर को ट्रैक कर रहे हैं, जिसमें से कि 45 का बाय रेटिंग है और 4 की होल्ड रेटिंग है, यानी कि सेल रेटिंग किसी ब्रोकरेज हाउस की है ही नहीं। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन। लेकिन शेयर आज क्यों नहीं चला? क्योंकि बैंक के नतीजों में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था, वो था प्रोविजनिंग। बैंक ने करीब 13,511 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग की, जबकि बैंक की जो अमूमन प्रोविजनिंग रहती है वो 2,600 करोड़ रुपए या 4,200 करोड़ रुपए के बीच में ही रहती है। तो अचानक से 10,000 करोड़ रुपए ज्यादा प्रोविजनिंग बढ़ जाना एनालिस्ट कम्युनिटी को थोड़ा सा सरप्राइज कर रहा था। उस पर कोई आंसर नहीं मिला एनालिस्ट कॉल में, जिसकी वजह से एनालिस्ट तरह तरह की राय बना रहे हैं कि शायद शॉर्ट टर्म में कुछ एनपीए बढ़ेंगे या कोई बड़ा कुछ इनका स्लिपेजेस होने वाला है, जिसकी वजह से ये शेयर आज नहीं चला। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए शेयर चलने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि जितने भी ब्रोकरेज हाउसेस की हमने रिपोर्ट देखी ज्यादातर सभी बाय बता रहे हैं। बर्नस्टीन की रिपोर्ट कहती है 2100 रुपए, नुवामा की रिपोर्ट कहती है 1760 रुपए, मोतीलाल का लक्ष्य वही 1950 रुपए का, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज 1850 रुपए। तो चारों ही ब्रोकरेज हाउस बाय साइड पर हैं और अच्छे लक्ष्य के साथ। साथ ही विपुल जी, दूसरा काउंटर जिसपे की रिजल्ट्स कल देखने के लिए मिलेंगे, उसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल। यहां पर देखें
तो नतीजे भी बेहतर देखने का बेहतर मिल सकते हैं, क्योंकि एनआईआई में करीब 12% की जंप देखने के लिए मिलेगा, वहीं नेट प्रॉफिट में करीब 7% का जंप ऑन ए वाईओवाई बेसिस। लेकिन अगर क्यू ऑन क्यू बेसिस पर देखें तो मुनाफा 32% तक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा कि कंपनी के जो मुनाफे की फिगर है वो अच्छी टर्न अराउंड होती दिखाई देगी। साथ ही अगर देखें तो लोन ग्रोथ कंपनी की 11% रही Q4 में, ऑलरेडी कंपनी ने डेटा ये दे दिया है। प्रोविजनिंग भी घटेगी Q4 में 328 करोड़ से घटकर 120 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है ऑन ए क्यू ऑन क्यू बेसिस। तो अगर यहां पर ब्रोकरेज हाउसेस की राय देखें तो मोतीलाल का लक्ष्य 350 रुपए का आता है, वहीं शेर खान का लक्ष्य 345 रुपए का आता है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि M&M फाइनेंशियल पर बाय रेटिंग विद गुड रिजल्ट्स, जिसकी की एक्सपेक्टेशन लगा रहा है इस चीज। चलिए M&M पे जो है, M&M फाइनेंशियल पे जो है अभी भी खरीदारी की सलाह दी जा रही है। नतीजे उम्मीद से बेहतर रहने की सलाह दी जा रही है। 350 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं, ऐसा मानना है मोतीलाल का। शेर खान 345 का लक्ष्य दे रहे हैं। ये राय फिलहाल M&M फाइनेंशियल पर निकल करके आती हुई। लेकिन जो हम बातचीत कर रहे हैं इस पर नज़र रहेगी हमारी, कल और डिटेल में बातचीत करेंगे जब इसके रिजल्ट्स आएंगे तो। लेकिन चूँकि हमने बातचीत की थी HDFC बैंक को लेकर के काफ़ी डिटेल में, तो HDFC बैंक पे जो है आज दबाव जरूर देखने को मिल रहा है, कारण आपको जो है विवेक ने बता दिए हैं। लेकिन फिर भी तमाम ब्रोकरेज हाउसेस अभी भी बुलिश हैं और यहाँ पर बर्नस्टेन की तरफ से 2100, नुआमा की तरफ से 1760, मोतीलाल 1950, ICICI सिक्योरिटीज 1850 के लक्ष्य देखने को मिल रहे हैं। रवि जी के पास चलते हैं। रवि जी, क्या वजह है प्राइवेट बैंकों के साथ? PSU बैंक से एक तरफ हम देख रहे हैं कि छक्के पे छक्के पड़ रहे हैं, प्राइवेट बैंक उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। रिजल्ट ठीक रहे लेकिन फिर भी कम से कम जो निवेशक हैं उनको निराशा रही। पिछले क्वार्टर में हमने देखा कि पूरे बाजार को ही गिरा दिया था HDFC बैंक ने। इस बार भी बहुत शेयर के अंदर कम से कम रिएक्शन देखने को नहीं मिला। अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए, स्ट्रैटेजी तो बहुत सिंपल है। यहाँ पर मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करें, लेकिन जिस हिसाब से आप पूरा बॉलीवुड यहाँ देख रहे हैं, बिग बी हमारे साथ बैठे हुए हैं, सलमान खान जी ने यहाँ पे सीधे ऑफर कर दिया, HDFC के बारे में डिटेल दे रहे हैं। तो ये स्टॉक मार्केट के सलमान खान जी, विवेक जी का जो एनालिसिस है बड़ा जबरदस्त है। अब इस पे टारगेट तो देखिए, ये तो क्लियर है कि मंदी नहीं है, मंदी यहाँ पर बहुत कम है। अब अगर अपसाइड टारगेट की बात करते हैं तो देखिए, मैं लेवल्स का ध्यान रखता हूं। पहला लेवल एंट्री के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एंट्री कहां करनी है? 1480 और 1440, ये दो लेवल आते हैं, एंट्री कर लीजिए। अपसाइड टारगेट कहां पे होगा? जैसे ही ये 1550 के ऊपर निकला तो क्या 1750, क्या 1850, ये लेवल्स आपको जल्द आते हुए नजर आएंगे। लेकिन जल्द का मतलब ये नहीं है कि आपको कल परसों में दिखाई देगा। टेक टाइम, कितना लगेगा? लगभग 6 महीने में ट्रेंड रिवर्सल होंगे और उस डेट तक आपको धीरे धीरे ये फंडामेंटल डेवलप होते हुए नजर आएंगे। तो बड़े बैंकों में आजकल निवेश इसलिए भी कम दिखाई दे रहा है क्योंकि छोटे बैंकों की नजर सरकार पर है, और सरकार अगर सेम कंटिन्यू कर रही है तो कहीं ना कहीं से उनकी व्यवस्था बहुत सुदृढ़ हुई है और उसका एक इम्पैक्ट फंडामेंटल बहुत चेंज देखने को मिला। अंडर वैल्यूड ट्रेड हो रहे थे। और जहां प्राइवेट बैंक की बात करते हैं तो आपको हमारे सलमान खान जी ने बता ही दिया कि नंबर्स पे कहां थोड़ी सी चूक है, जिसकी वजह से अभी गिरावट का ट्रेंड रुका हुआ है। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म पे फिर भी स्टॉक अच्छा है। बाकी तो सर ठीक है, लेकिन विवेक को आपने टाइटल बड़ा बढ़िया दिया है, क्योंकि एक बार कमिटमेंट कर देते हैं तो अपने आप के भी नहीं ये टाइटल जो है वो काफ़ी अच्छा है विवेक के लिए। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और तमाम M&M फाइनेंशियल को लेकर के और HDFC बैंक को लेकर के क्या कुछ नतीजे चल रहे हैं, क्या कुछ भविष्य रख सकता है, इसको बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब रुख कर लेते हैं हमारे खास सेगमेंट चुन चुन के का। चुन चुन के खास पेशकश हमारी। जी हाँ, इस सागर रूपी बाजार में से कुछ मोती चुनने की कोशिश हमारे एक्सपर्ट करते हैं और इसके लिए बहुत सारे पैरामीटर्स उन्होंने सेट किए होते हैं। उन तमाम पैरामीटर्स पे चुनने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद वो कुछ शेयर वो आपको बताते हैं। चलते हैं रवि जी के पास। और रवि जी, बहुत सारे दर्शक जो है अभी भी जो है कार्यक्रम समाप्त होने जा रहा है और 1.5 घंटे हो गए कार्यक्रम को चलते हुए और 1000 की संख्या जो है वो लगातार बनी हुई है। तो इसका मतलब लोग काफ़ी देर तक इंतजार कर रहे हैं आपके इस चुन चुन के सेगमेंट का। बताइए सर, आज क्या कुछ देना चाहेंगे आप, रिकमेंड करना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इंतजार करते हैं चुन चुन के स्टॉक्स में। मेरी कोशिश होती है कि आपको अच्छे स्टॉक्स दिलाएं जो आपके पोर्टफोलियो की चमक बना कर रखें। अब देखिए, वैसे ये स्टॉक कोई नए नहीं है, बस इनमें टारगेट इंक्रीज होते जाते हैं। नए लोगों के लिए एंट्री के लेवल डिफाइन होते जाते हैं। तो जो लोग एवरेज करना चाहते हैं उनके लिए मौका है, जो नया खरीदना चाहते हैं उनके लिए मौका है, और यहाँ से स्टॉक मार्केट की रैली का ध्यान रखते हैं। पहला स्टॉक है सेल।
इससे पहले मैंने रिकमेंड किया था 80 रुपए पे, 120 रुपए पे, आज चल रहा है 148 रुपए पे, और फिर से यहां पर रिकमेंडेशन निकल कर आई है 170 के टारगेट के लिए, 135 के स्टॉप लॉस से। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक आपके बास्केट में फिर से ऐड होना चाहिए, नए लोगों को फिर से खरीदारी वापस नए लोगों के लिए फ्रेश खरीदना चाहिए, ऐड ऑन करना है तो यहां पर लंबे समय के लिए ऐड ऑन कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक, आपने पीटीसी की चर्चा की थी, पीटीसी पे बड़े सवाल आ रहे थे और मुझे अच्छा लगता अगर आप लोग उस पर यह भी ऐड करते कि कब बाय दिया था। अभी रिसेंट मैंने 2 वीक पहले उसको 198 और 200 पे बाय दिया था, 232 का आंकड़ा हिट हुआ, 240 तक हिट करके आया। जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया अच्छा, नहीं बुक किया तो थोड़ा बुक करके वापस एंट्री कहां बनती है, 222 के पास। अपसाइड टारगेट 260 और 260 के बाद नए टारगेट दिखाएंगे, 205 के स्टॉप लॉस अब बेस बनता जा रहा है, तो यहां पर भी खरीदारी करी जा सकती है। तीसरा स्टॉक की चर्चा करें, इससे पहले आपको बता दूं कि हमने आपको हिंदुस्तान कॉपर दिया था जिसमें कि एक बड़ी रैली दिखी, लेकिन हिंदुस्तान जिंक कहीं ना कहीं से छूट गया था, लेकिन अब वापस ये भी दौड़ना चालू हो चुका है। 408 रुपए पे खरीदारी कर सकते हैं, अपसाइड टारगेट 435 का, स्टॉप लॉस 380 का। लॉन्ग टर्म के दमदार शेयर, इलेक्शन का फायदा भी साफ साफ इनको मिलेगा, तो मुझे लगता है ये स्टॉक आप ऐड करके चल सकते हैं। चलिए, तो अभी भी रवि जी का भरोसा पीएसयू कंपनियों के ऊपर लगातार बरकरार है, खासतौर से जो सेक्टर चल रहे हैं फोकस काफ़ी हद तक क्लियर है कि उन्हीं पर जो है दांव लगाया जाए। हिंदुस्तान जिंक पूरा मेटल पैक काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रहा है, मेटल पावर इन शेयरों में अच्छी जान है और वही पर फोकस रवि जी का देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान कॉपर सही समय पर पकड़ा गया, जब हम देख रहे थे कॉपर की कीमतों में काफ़ी तेज़ी के साथ तेज़ी देखने को मिली, और अब भी यहाँ पर रिकमेंडेशंस है हिंदुस्तान अब जिंक के ऊपर, और जिंक की कीमतों में चूंकि जब पूरा मेटल पैक चलेगा तो एक एक करके सभी मेटल्स में जो है वो मजबूती देखने को मिलेगी। 408 पे खरीदारी करने की सलाह है और 435 रुपये तक के जो है लक्ष्य जो यहाँ पर आपके लिए निकल करके आते हुए एक स्टॉप लॉस लगाने की अवश्य सलाह दी जा रही है बाजार की उतार चढ़ाव को देखते हुए, वो है 380 रुपये का। इसके अलावा जरा अगली कंपनी लेकर के आइए, जहां पर कि हम देख रहे हैं कि पीटीसी में भी पावर क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी, और 222 के आसपास खरीदारी कीजिए और यहां पर 260 रुपये तक के लक्ष्य वो देखने को मिल सकते हैं। हाँ, एक स्टॉप लॉस अवश्य लगाइए ताकि आपका जो मुनाफा है वो ज़्यादा नुकसान में ना जाए, आपको घाटा ना हो, तो अपना 205 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह यहाँ पर पीटीसी पे भी दी जा रही है। सेल मेटल पैक पे एक और नज़र, जहाँ पर कि आपको नज़र बना करके चलनी चाहिए। 148 रुपये पे खरीदारी करने की सलाह है, 12-13 रुपये नीचे एक स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर करीब 22 रुपये का लक्ष्य निकल करके आता हुआ 170 रुपये के लक्ष्य के साथ यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह निकल करके आती हुई। तो ये है वो मुनाफे की तिकड़ी जहाँ पर कि आप लगा सकते हैं दांव। और इस बीच जो है बहुत सारे दर्शकों की टिप्पणियाँ भी आ रही हैं, और गेल के ऊपर जो सवाल आए थे वो गेल का मैंने बता दिया। जैसे देवीलाल यमला कह रहे हैं आज भी मेरा सवाल नहीं ले पाएंगे। साउथ इंडियन बैंक के ऊपर देवीलाल जी कह रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, साउथ इंडियन बैंक पे सर सवाल हो चुका है, डिटेल में आपको बताया गया, खरीदारी की सलाह है वहाँ पर जब बैंकिंग शेयरों पे बातचीत हो रही थी। आपका 2 साल का नज़रिया है, बहुत अच्छी बात है। और इस बीच एक दर्शक हमारे हैं, वो कह रहे हैं कि रवि जी का बहुत बड़े फ़ैन हैं सर, और रवि जी से सवाल हम पूछना चाहते थे लेकिन हो नहीं पाया। एचएल के ऊपर इनका सवाल है, एचएल पे भी बात हो गई है सर। तो आप लोग अगर पूरा कार्यक्रम देखेंगे शुरू से आखिर तक तो निश्चित रूप से आपको जो है उत्तर मिल जाएगा। एक चाहें तो आप टिप्पणी कर दें सर, लेकिन पहले उससे पहले दर्शकों को बता दें कि ये चुन के सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। तो इस बीच चलिए जरा मनीष सतीश जी का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं कि लगता है आज भी मेरा सवाल नहीं लिया जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। और ट्विंकल पटेल जी कह रही हैं एससीआई के शेयर हैं 258 के भाव पर, 1 से 2 साल का नज़रिया है। तो ये भी एससीआई भी एक ऐसी कंपनी जिस पर आपकी राय काफ़ी पॉजिटिव रही है, आपकी राय क्या रहेगी सर इन दोनों पर? देखिए दोनों ही स्टॉक अच्छे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा 260 के पास चल रहा है, अपसाइड टारगेट देखते हैं तो 290 और 300 के आंकड़े, और लंबे समय पे रखते हैं तो 350 तक ये आंकड़ा छूता हुआ नजर आएगा। और दूसरा स्टॉक आपने जो लिया वो तो ऑलरेडी एससीआई हमारी रिकमेंडेशन पे रहा है, अपसाइड का मोमेंटम है, थोड़ा पेशेंस बनाकर रखें। और जहाँ तक देखिए सवाल की बात है, आप लोग परेशान बहुत होते हैं, लेकिन ये भी आप देखिए कि 1 घंटे का शो का एक टाइम होता है और इसको विपुल जी ने बढ़ाकर 1.5 घंटे अब तक कर चुके हैं। और एक थोड़ी सी जो है वो मेहनत हम लोग भी कोशिश करते हैं, एप्रिसिएशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप प्रोग्राम होने के बाद भी आप पीछे रिवर्स करके देखिए, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। ज़्यादातर हमने स्टॉक्स को कवर किया हुआ है और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें।
जी, अनवर शेख साहब कह रहे हैं आज का टाइम भी गया। कहीं टाइम नहीं गया, कल ले लेंगे सर, ऐसी क्या बात है, ऐसी नाराज़गी मत जाहिर किया कीजिए, लेकिन समय की थोड़ी सी बाध्यता रहती है। सर कोशिश हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लेने की और काफ़ी डिटेल में चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से सर? जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी है, ये मेरा इसमें कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन हमारे क्लाइंटों को ऐसे सजेशंस गए हुए हैं। तो फिलहाल मार्केट में सेफ रहिए, अच्छे स्टॉक्स लीजिए और प्रॉफिट बनाइए। अंकुश अग्रवाल जी कह रहे हैं कि रवि सर को बस इतना बोल दीजिए कि आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग कॉल्स ज़बरदस्त होती हैं, स्टॉक मार्केट के किंग हैं रवि सर आप। बहुत बहुत थैंक्स सर, आगे भी ऑप्शन ट्रेडिंग की कॉल्स देते रहिएगा। तो ये आप लोग इस तरह के फीडबैक देते रहिए ताकि हमको भी आगे की प्लानिंग करने में काफ़ी मदद मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश जी आपका। और आशु कटारिया जी कह रहे हैं बिग फैन ऑफ यू रवि सर। विपुल जी शानदार न्यू कट है, आप हेयर कट है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप लोग इतनी छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन आपका सवाल नहीं ले पाएंगे क्योंकि रवि जी को भी बाकी काम भी करने होते हैं। तो धन्यवाद आपकी अच्छी टिप्पणियों के लिए। कार्यक्रम को समेटने का वक्त हो गया है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। और जिन दर्शकों के सवाल नहीं ले पाए हैं, कल कोशिश करेंगे 1 से 2 में अवश्य आपको शामिल करें। लेकिन लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। मुझको इजाज़त देने का वक्त हो गया, लेकिन कार्यक्रम में अगर आपका सवाल नहीं लिया गया तो शायद शेयर बाजार का हो या म्यूचुअल फंड का हो, कोई भी सवाल हो, टैक्स से जुड़ा सवाल हो, आप सीधे हमारे ऐप पे पूछिए। हम जो हमारे रवि जी से, बलवंत जी से, म्यूचुअल फंड के जो बाकी एक्सपर्ट हैं उनसे पूछ करके आप तक पहुंचाएंगे। सुनिए बलवंत जी क्या कह रहे हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।